हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन 16 से लेकर के 30 नवंबर 2022 की आप लोगों के सामने है। ये रहा इसका कवर पेज और लिखा हुआ है ट्रायल और एरर। ओके, तो बताइए ज़रा किस चीज़ के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। ओके, बेसिकली जो जीएम मस्टर्ड को अभी अभी अलाउ किया गया फील्ड ट्रायल्स वगैरह के लिए, वो सब इसके अंदर में कवर किया गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्टिकल्स छोटे बड़े सब कवर किए गए हैं। इसकी अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीपीटी पीडीएफ तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कोर्स। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए, सीएसई के द्वारा रिलीज़ की गई, तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ होती है, क्योंकि मैगजीन अब जो है वो 18 रुपीज़ की मार्केट में मिलती है। मार्केट में तो मिलती ही नहीं। ओके, तो इसीलिए आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी इस तरीके से यहाँ पर हासिल होगी। अब ये 15 रुपीज़ कैसे पे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब मैगजीन्स हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। हिंदी की कॉस्ट भी 15 रुपीज़ ही पड़ती है। खैर, कॉस्ट वगैरह को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। पहला आर्टिकल लिखा हुआ है कि ब्राज़ील रिजीम स्विफ्ट स्पार्क होप फॉर अमेजोन। तो बेसिकली होता है ना कि पॉलिटिकल जो पावर होती है उसी के बेस पर डिफाइन होता है कि आपकी कंट्री में जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं वो कैसी होंगी या कैसी नहीं होंगी। तो 31 अक्टूबर को ब्राज़ील के अंदर में एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट देखने के लिए मिला। और जो कंट्री के प्रेसिडेंट थे जेर बोल्सोनारो, ये जो है वो कंट्री का इलेक्शन लॉस कर गए। और अब जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो हैं आपके ये। खैर, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये क्यों दिया गया है? ओके, कोई पॉलिटिकल मैगजीन तो है नहीं, यहाँ क्यों दिया गया है? तो यहाँ ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो शख्स हैं जो अब यहाँ पर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बनेंगे, इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी रही हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, मतलब पॉजिटिव जजमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। तो जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट आपको ब्राज़ील के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, उनके लिए यहाँ पर ये खुशखबरी है कि अब अमेजोन के जो बेसिकली रेन फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो इन्होंने जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन को रोकें। ओके, या जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकें। इस तरीके की चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसे ही ये यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड किए गए, नॉर्वे है या जर्मनी है, इन सब कंट्रीज़ ने जो अपना फंड यहाँ पर देती थी अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उसको भी चालू कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये शख्स आया है और ये शख्स जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है उनको बचाने के लिए कुछ करेगा ही करेगा। तो इनका जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड, ग्रीन रिकॉर्ड, यानी कि एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉजिटिव पॉलिसीज़ को लॉन्च करने का, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा है। जब इनका शासन था 2003 से 2010 के बीच में, तो अमेजोन के अंदर में डिफॉरेस्टेशन के रेट 67% कम हो गए थे। ये पॉइंट्स ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट यहाँ पर रिलेटेड है। इतना याद रख लो, सफिशिएंट है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद आप देखो कि जैसे पॉलिटिकल शिफ्ट आए तो कुछ जो चैलेंजेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। बट अभी ये दोबारा आए हैं तो आप समझिए कि कुछ पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दूसरे आर्टिकल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक जो है वो एनालिसिस किया गया बाय दिस यूनिवर्सिटी, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि वेदर शॉक्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, मतलब वेदर इवेंट्स में उनकी इंटेंसिटी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो सब तेज़ी से बदल रही है। उतनी तेज़ी से क्लाइमेट पॉलिसीज़ चेंज नहीं हो रही। मतलब क्लाइमेट पॉलिसीज़ में भी तो चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज देखने के लिए मिल नहीं रहा। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने लगभग 11 पॉलिसीज़ मीजर्स को इस तरीके से मॉनिटर किया। ये स्टडी का नाम है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। बट आप समझो कि जैसे राइज इन टेम्परेचर यहाँ पर हुआ, टेम्परेचर राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग और वो 70 तरीके की और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगी। उसकी वजह से क्लाइमेट का फाइनेंस भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि क्लाइमेट का फाइनेंस 19% कम यहाँ पर हो गया। तो अब एडेप्टेशन कैसे होगा, मिटिगेशन कैसे होगा, या जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज लानी है वो कैसे आएंगी। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि वेदर शॉक्स की वजह से, मतलब वो तो बढ़ रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें आगे तो विल यूक्रेन्स नीड स्ट्रेच यूज रिसोर्सेज, यानी कि यूरोपियन यूनियन के रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है भाई, रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो वॉर होने के कारण एनर्जी क्राइसिस आया, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आया, और रशिया में और कुछ एशियन पार्ट्स में भी यहाँ पर ये क्राइसिस देखने के लिए मिला। तो यूक्रेन ने अब जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करना शुरू किया है, क्योंकि उसके खुद के जो आपके पावर स्टेशंस थे या एनर्जी के नेटवर्क्स थे वो रशिया के द्वारा तबाह कर दिए गए थे, जिसकी वजह से यूक्रेन अपनी खुद की एनर्जी जो है वो बनाने में इस टाइम काबिल नहीं है। तो यूरोप से इस एनर्जी को इंपोर्ट करने की बात हो रही है। पर यह क्या बात हो, यूरोप के अंदर में तो पहले से ही एनर्जी क्राइसिस जो है वो चल रहा है। यूरोप तो खुद जो है वो अफ्रीका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बना रहा है। तो ये कुछ एक तरीके की अच्छी बात निकल करके नहीं आई। ईयू के पास अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं है, उसके रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना यूक्रेन जो है वो अब यहाँ पर शुरू करेगा। बट करें क्या, एनर्जी तो ज़रूरी है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं।
आप अगर मतलब एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं तो आपके कंट्री के लोगों को भी बताना पड़ेगा। जैसे कुछ कंट्रीज़ लाइक फ्रांस हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्लोवाकिया है, इन सब कंट्रीज़ ने ये भी कहा है अपने सिटीजन से कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें ताकि हमारा जो बिल है इम्पोर्ट का वो कम से कम हो। इसके अलावा आगे बात करते हैं और यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड स्टडी हुई और इस स्टडी में ये खुलासा किया गया। स्टडी बाई यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई। इन्होंने कहा कि सार्स कोविड-2 वायरस जिसकी वजह से कोविड-19 फैला वो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। मतलब इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ या अल्जाइमर की डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। ये स्टडी हुई है। तो आपको जस्ट याद रखना है कि हाँ भाई कुछ लिंक निकला था आपका कोविड-19 का और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर लाइक पार्किंसंस डिजीज़ है या अल्जाइमर डिजीज़ है, इनके बीच में कुछ बातें सामने यहाँ पर आई थी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं और इसमें ये बताया गया कि आपका जो कोविड-19 है वो न्यूरॉन्स को किल भी कर देता है और न्यूरॉन्स को किल तो करता है, इसके कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स भी नहीं निकल करके आते। तो ये पॉइंट्स सब आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। हालांकि इसके लिए ड्रग्स वगैरह सब यहाँ पर तैयार हो रही हैं, बट हमारे लिए वो सब ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन कोविड-19 एंड न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके, सिचुएशन को वर्स कर देते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में से एक डाटा ट्रैकर आप लोगों के सामने है और इसमें कहा गया है कि 111 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो 111 कंट्रीज़ के अंदर में 1.2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लिव करते हैं उनके पास ना तो कुकिंग के लिए फ्यूल है, ना हाउस है, ना स्कूल जा सकते हैं, ना वाटर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसी को कहते हैं जब आपके पास मल्टीपल नीड्स ना हो। मतलब आपकी ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं लेकिन आप उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो आप मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। यानी स्कूल नहीं जा सकते, आपके पास असेट्स नहीं हैं, आपके पास ड्रिंकिंग का वाटर नहीं है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, सैनिटेशन आपके पास नहीं है, हाउसिंग नहीं है। ओके, तो अब ये सब डाटा दिया गया है कि लाइक मिलियन में डाटा है तो लगभग 1000 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं है। 146 के करीब ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा नज़र आती है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है तो ग्लोबल लेवल पर आप देखोगे यूएस के अंदर में रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस इसके केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गए। लगभग 8000 केसेस निकल कर गए। तो बहुत कुछ खतरनाक चीज़ नहीं याद रखनी, बस याद रखो कि हाँ भाई यूएस न्यूज़ में आया क्योंकि ये कुछ ऐसा RSV नाम का वायरस जो है वो निकल करके आया। अब नाम से स्पष्ट है कि ये लंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को यहाँ पर आपका अफेक्ट करेगा और ये यंग इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है और 65 साल से ऊपर के एडल्ट को यहाँ पर अफेक्ट करता है। इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक यहाँ पर नहीं है, बट फाइज़र नाम की कंपनी जो है वो इसमें कुछ करने की सोच रही है। इसके अलावा फ्रेंच के अंदर में जो प्रोटेस्ट हैं वो यहाँ पर हुए जिसकी वजह से लगभग 29 क्लैसेस देखने के लिए मिले पुलिस के साथ। और ये क्लैसेस जो हैं वो इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि फ्रेंच के जो प्रोटेस्टर्स हैं यानी सिटीजन्स ही होंगे वो ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं उसको बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसकी वजह से जो इरिगेशन का वाटर है वो तो पंप आउट होगा ही होगा, यानी कि वाटर टेबल तो नीचे जाएगी। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर डिप्लीट होते हैं। ये बात प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, बट याद रखो हाँ भाई ऐसा फ्रांस में कुछ चल रहा है। चाइना ने क्या किया, चाइना जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन और इसके लिए ये थोड़े थोड़े पार्ट्स जो है वो स्पेस में भेजता रहता है। और अब जो है वो इन्होंने अपना लास्ट मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर भेज दिया और इसके बाद इनकी लेबोरेटरी जो है सेटअप होकर के पूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये स्टडी करेगी डार्क मैटर की और एनर्जी की कि भाई किस तरीके से ये सब्जेक्ट जो हैं वो कह सकते हैं कि यूनिवर्स में होते हैं। ओके, तो इस सब की बात यहाँ पर होगी और अभी सिर्फ इतना यहाँ पर जानकारी रखिएगा, नाम याद रखिएगा स्पेस स्टेशन का। इसके अलावा एक कम्युनिटी है जिसका नाम है तिमोरेस। ओके, और ये एक सी इंडिजीनियस पीपल हैं, ज़्यादातर जो हैं वो सी पर डिपेंड है। इंडोनेशिया की कम्युनिटी है और इन्होंने कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को कटघरे में खड़ा करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे जो 2 ऑयल रिच आइलैंड हैं उनके ऊपर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ये जो 2 आइलैंड है जिनका नाम है एशमोर और कार्टियर, ओके, ये 2 आइलैंड उसके हैं, लेकिन ये कम्युनिटीज़ और इंडोनेशिया की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपके नहीं है, ये हमारे हैं। ओके, और हम इसमें से काफ़ी सारी फिशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइवलीहुड जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने इन 2 आइलैंड्स को जो है वो मरीन पार्क और प्रोहिबिटेड कमर्शियल फिशिंग के रूप में जो है वो डाल दिया। मतलब अब यहाँ पर फिशिंग नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिटी है सी इंडिजीनियस कम्युनिटी वो तो इस पर फिशिंग के लिए ही डिपेंड है। तो ये क्लैश होगा कि नहीं होगा, एक तरफ तो आप इसको बैन कर रहे हो, दूसरी तरफ कम्युनिटीज़ कहेंगी कि भाई इसको चालू रखो।
क्लैश होगा। आपको इन आइलैंड्स के नाम याद रखने हैं, किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये सब काम चल रहा है वो भी याद रखना है। इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में वही सब चीज़ें चल रही हैं लाइक पिछले 6-7 महीने से हसदेव अरण्य फॉरेस्ट न्यूज़ के अंदर में है। और अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने 31 अक्टूबर को सेंटर से कहा है कि भाई जो ओपन कास्ट माइनिंग आप यहाँ पर करने की परमिशन दे रहे थे और उसको जो है वो अब यहाँ पर अब बंद कर दीजिए, मतलब कैंसिल अप्रूवल फॉर दिस। ओके, तो इसका अप्रूवल जो आपने दिया था इसको कैंसिल कर दीजिए। और इसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी जो है वो पिछले 6-7 महीने से चल रही है। जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो इस पर लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो कर रही है। खैर कहाँ पर है फॉरेस्ट, याद रखना छत्तीसगढ़ के अंदर है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी इस चीज़ को पूछा जा सकता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने 21 अक्टूबर को ग्लाइफोसेट, जो कि एक तरीके का हर्बिसाइड है, भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके जो ह्यूमन और एनिमल पर इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बेसिकली अगर हम देखें फूड चेन में एंटर कर जाता है और बायोमैग्निफिकेशन है या फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं ये सब क्रिएट यहाँ पर करता है। तो इसका जो है वो बंद यहाँ पर अब इसको कर दिया, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसका यूज़ आप नहीं कर सकते। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, कैंसर से लेकर के रिप्रोडक्टिव, इम्यूनोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स तक भी देखने के लिए मिलते थे। इंडिया के अंदर में अब तक सिर्फ इसको टी प्लांटेशन में यूज़ कर सकते थे और उसके सराउंडिंग एरिया में यूज़ कर सकते थे, ताकि कह सकते हैं कि आपका जो टी की फसल है या फिर प्लांटेशन है वो सिक्योर यहाँ पर रहे। लेकिन अब जो है वो मिनिस्ट्री ने कहा है कि ओनली एथराइज्ड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर, तो अब सिर्फ ऑथोराइज्ड जो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई इसका यूज़ अब नहीं कर सकता। इसके अलावा बात करें आगे तो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं असम, मणिपुर और नागालैंड, उन्होंने स्टेट में जितने भी गन्स थी या एयर गन्स थी जिसकी वजह से जो है वो पक्षियों को मारा जाता था या शूटिंग वगैरह की जाती थी, उसको सब यहाँ पर बंद कर दिया है। और अमूल फाल्कन नाम की जो बर्ड यहाँ पर होती है ये बेसिकली ऑटम के सीज़न में माइग्रेट करती है, साउथ अफ्रीका जाती है। ओके, साउथ अफ्रीका जाती है रशिया से और चाइना से। तो चाइना से जाएगी तो आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका कवर करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर इनको शूट करके गिरा देते हैं। लेकिन अब जो है वो ये सब बंद कर दिया और अब जो है वो इस हंटिंग जो है वो इसकी नहीं हो सकती। तो ये सब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने वार्न किया है कि जो ब्रिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो ईंटें बनाती है उसको जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा और 31 जनवरी 2023 तक इस काम को करते हो। ओके, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। इसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क चल रहे हैं लाइक जो आपकी MNRE है उसने कहा है कि हम एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो विंड प्रोजेक्ट हैं उनकी रीपावरिंग यहाँ पर की जाएगी। मतलब जो विंड एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा और जो ओल्ड विंड टर्बाइन है उनको रीपावर किया जाएगा या फिर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं सबको चेंज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी लाएंगे 2022 की, और इसके अंदर में बेसिकली उत्तर प्रदेश की तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पहली वाली है जो आपको बताई मैंने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, इसको याद रखना। दूसरी वाली यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में पॉलिसी लाने की बात की गई है। अगर हम गोवा गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर जो है वो पारित किया है। इसके हिसाब से ये अब जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या लाइव स्टॉक के बायर्स होंगे उनसे कुछ ना कुछ फीस की वसूली यहाँ पर करेंगे, मार्केटिंग फ़ी लाने की बात की है। फिर वही गोवा की बात है तो इग्नोर मारने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आगे बात करें तो गुजरात के अंदर में बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से नहीं, ठीक है, इस आर्टिकल को इस तरीके से नहीं करेंगे। इस आर्टिकल की बेसिकली अगर हम बात करें तो एक आपकी जो वुमेन राइट्स होते हैं उनकी आप कह सकते हो चैम्पियन है या फिर गांधीवादी सिद्धांतों से एक तरीके से पूरी तरीके से उनका समर्थित करने वाली एक महिला थी जिनका नाम था इला भट्ट। ओके, इनकी हाल ही में जो है वो यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये वुमेन के राइट से बेसिकली एसोसिएटेड थी और गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित भी यहाँ पर थी। तो इनकी लेजेसी जो है वो यहाँ पर अब रह गई है और इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो अगर हम बात करें थोड़ी सी तो ये इनकी इमेज है और आप देख सकते हो। और इनकी एक बुक भी थी जिनका नाम था अनुबंध बिल्डिंग 100 माइल कम्युनिटीज़। ओके, तो गांधीयन एक्टिविस्ट थी। इन्होंने कहा कि हर एक इंसान के लिए 6 बेसिक नीड्स की ज़रूरत यहाँ पर होती है। इस तरीके की चीज़ें आप जो हैं वो अपने एस्से में भी लिख सकते हैं और आपको नंबर श्योर मिलेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इन्होंने कहा 6 बेसिक नीड्स ज़रूरी हैं। अगर आर्टिकल आ जाए फूड पर यानी एस्से लिखने के लिए आ जाए
कहीं फूड पर, क्लोथिंग पर लिखने के लिए आ जाए, शेल्टर पर आ जाए, ओके, या प्राइमरी हेल्थ केयर पर लिखने के लिए आ जाए, प्राइमरी एजुकेशन पर लिखने के लिए आ जाए, या प्राइमरी फाइनेंशियल सर्विसेज पर लिखने के लिए आ जाए, तो आप अपने एसे की शुरुआत इस पर्टिकुलर आर्टिकल से यहाँ पर कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 6 बेसिक नेसेसिटीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई जो कि हर एक के लिए ज़रूरी हैं, जिससे कि लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। ये बात जो है वो मिसिला भट्ट ने यहाँ पर जो है वो कही, और इन्होंने बेसिकली एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड की जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, सेवा नाम है इसका, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स की यहाँ पर मदद करती है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा ही यहाँ पर जो है वो डेवलप की गई थी। इन्होंने इसको 1972 के अंदर में फाउंड किया था। तब से लेकर के ये वुमेन को एम्पावर करने का काम यहाँ पर कर रही हैं। उनको माइक्रो क्रेडिट लोन देना हो, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी हो, इनको स्किल सिखानी हो, ये सब काम यहाँ पर किया जाता है। वर्तमान में 2.1 मिलियन के करीब जो वुमेन है वो यहाँ पर इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, ये राज्यसभा में भी अपॉइंट हुई हैं। और आप देखिएगा कि 1989 में ये फर्स्ट वुमेन बनी जिनको अपॉइंट किया गया प्लानिंग कमीशन के अंदर में। ओके, तो प्लानिंग कमीशन के अंदर में किसी वुमेन को सबसे पहले अपॉइंट किया गया तो वो इनका नाम निकल करके आता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, बस इतना ही मैं आपसे कह रहा हूँ और ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ये सब काम यहाँ पर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल में आपको जो है वो बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे लिखा हुआ है लिविंग इन फियर। ओके, तो उत्तराखंड के अंदर में लगभग 484 के करीब विलेजेस यहाँ पर हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर से यहाँ पर जूझ रहे हैं। सरकार ने कहा था कि नेचुरल डिजास्टर आएगा, मतलब अपनी रिलोकेशन पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर निकाली थी। आप देख सकते हो स्टेट की अपनी खुद की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी। उन्होंने कहा था कि अगर नेचुरल डिजास्टर आया तो हम आपको जो है वो रिलोकेट कर देंगे, मतलब कहीं और पर भेज देंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 34 विलेजेस को ही ऐसा जो है वो रिलोकेशन का काम यहाँ पर किया गया है। बाकी के जो विलेजेस हैं वो अभी वेट यहाँ पर कर रहे हैं रिलोकेशन के लिए। तो इनकी कुछ अवहेलना यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में की गई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है वो पहला इंडियन स्टेट बना 2011 के अंदर में जिसने अपनी खुद की पॉलिसी यहाँ पर निकाल करके लाया, और उसने कहा कि हम ऐसे सभी विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें नेचुरल डिजास्टर का रिस्क है, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको रिलोकेट करेंगे सेफर जगह की तरफ। उस समय से यानी 2011 से लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है वल्नरेबल विलेजेस की, और ये विलेज की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। मतलब इसमें जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा यहाँ पर चल रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि 465 के करीब विलेज जो हैं उनको रिलोकेट करने की ज़रूरत थी। ये बढ़कर के धीरे धीरे जो हैं वो 484 के करीब यहाँ पर हो गए हैं, और अब तक सिर्फ और सिर्फ 31 विलेज को ही रिलोकेट यहाँ पर किया गया है, रिहेबिलिटेट यहाँ पर किया गया है। बाकी का अभी कुछ अता पता नहीं है। ये बात इन्होंने कही। ये पूरा मैप दिखाया गया है और बोल बाई बोल कमेंट्री यहाँ पर हो रही है कि कितने विलेजेस हैं, कितनों को रिलोकेट कर दिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। भाई इतना डिटेल में यूपीएससी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने मैप डाल दिया है, कोई उत्तराखंड का हो तो थोड़ा सा निगाह मार सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर में कुछ प्रोविजंस की मैं आपसे बात करता हूं कि किस तरीके के प्रोविजंस हैं। तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इसके अंदर में ये रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगी रिलोकेशन की साइट, मतलब जहाँ पर रिलोकेशन करना है, जहाँ पर भेजना है लोगों को, वो साइट को आइडेंटिफाई करेगी। उसमें आप देखो कि 250 स्क्वायर मीटर की लैंड फ्री में यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी उस रिहेबिलिटेटेड फैमिली के लिए। इसके अलावा 3 लाख का जो कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए फंड भी यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें लैंड भी यहाँ पर मिल रही है, उसके ऊपर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आपको 3 लाख का फंड भी यहाँ पर दिया जाना है। लेकिन ये काम ढंग से नहीं हो रहा है। ये सब बातें ऊपर जो हैं वो हो गई हैं कि भाई कंपनसेशन वगैरह ढंग का नहीं है। The decision to not provide land has meant that while a few well-off families from the village have managed to migrate to the nearby commercial centers, the other continue to live in the village under the constant fear. तो कुछ जो हैं वो अपने खुद की मर्जी से चले गए, माइग्रेट हो गए, बाकी के वहीं पर ही रह रहे हैं। खैर आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी बात यहाँ पर क्या की गई है। अब सरकार से पूछा गया कि भाई ऐसा कैसे सिर्फ 31 ही विलेजेस को रिलोकेट या रिहेबिलिटेट किया गया है, बाकी का क्या। तो सरकार का जवाब आया कि हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। ओके,
तो ये भी बात ठीक है, चलो ज़मीन उपलब्ध नहीं है। फिर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो इस ज़मीन को मतलब उपलब्ध कराने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव तो दिया जाना चाहिए। तो सुझाव देने के लिए दिसंबर 2021 में इन्होंने अपनी जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए। इन्होंने कहा कि जो वल्नरेबल विलेजेस हैं जहाँ पर डिज़ास्टर वगैरह आते हैं या नेचुरल डिज़ास्टर का खतरा है, वहाँ पर जो ज़मीन है उसको तब्दील करेंगे फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस चीज़ को, उसको फॉरेस्ट एरिया के अंदर में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से जो लोग बचे उनको ऐसी जगह पर भेजेंगे जहाँ पर जो डिज़ास्टर हैं वो ना हो, चाहे वहाँ फॉरेस्ट हो या ना हो। मतलब अगर दूसरी जगह पर फॉरेस्ट है जहाँ रिलोकेट कर रहे हैं तो वहाँ के फॉरेस्ट को साफ करके दूसरी जगह पर जहाँ से उनको उठाया गया है लोगों को या शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। तो ये काम यहाँ पर जो है वो किया गया है कि इस तरीके से आप देखोगे कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे और जो नॉन फॉरेस्ट वाली लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये ही बात जो है वो आपकी जो एक्सपर्ट्स हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको चुभ रही है कि भाई आप जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड को तो तुरंत कन्वर्ट कर दोगे नॉन फॉरेस्ट लैंड में, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आप जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड में भी कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो ये बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। और फिर मैंने आपको बताया है कि जो नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट की ग्रोथ यहाँ पर होती है वो आपको प्लांटेशन के अंदर में नहीं मिल सकती। ओके, तो ये भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। खैर आपको भी बहुत कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखो कि उत्तराखंड न्यूज़ में आया क्योंकि इस वजह से सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो चल रही हैं। अब इसमें ब्लेम किसको करें? ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, सरकार को अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि हिमालयाज़ जो हैं वो अभी यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो कैलामिटीज़ का खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके अलावा वहाँ पर हाई इरोजन भी होता है क्योंकि स्विफ्ट रिवर्स जो है वो वहाँ पर बहती हैं, रिवर्स जो है वो पूरी की पूरी रॉक को कट करती हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। इसके अलावा स्टॉर्म्स हैं, क्लाउड बस्ट हैं, वो माउंटेन में एक कॉमन चीज़ यहाँ पर हो जाती हैं। वैली की अगर हम बात करें इन द गढ़वाल हिमालयाज जो कि अलकनंदा या भगीरथी रिवर्स के थ्रू यहाँ पर बहती हैं, वहाँ पर आप देखो कि काफ़ी खतरा रहता है इन सब डिज़ास्टर का जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बावजूद उत्तराखंड के अंदर में भारी मात्रा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और इन रिवर्स का रास्ता लगातार रोका जा रहा है जिसकी वजह से इन द बैक साइड यहाँ पर फ्लड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो पॉलिसीज़ हमारी ख़राब हैं। ओके, अब प्रकृति को तो जो करना है वो यहाँ पर हो करके रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड डिज़ास्टर 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि इंडिया की नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी यही सब करती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, ट्रेनिंग कर दी या रिसर्च कर दी, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, पॉलिसी कर दी, कहाँ पर डिज़ास्टर आया उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके, डैम कंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करती है। इसने कहा कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स रीजन के अंदर में लगातार बढ़ रहे हैं। ओके, तो यही बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि पहले सिर्फ 4 फ्लैश फ्लड्स आते थे लेकिन 10 सालों में, लेकिन अब जो है वो 22 फ्लैश फ्लड्स आए पिछले 10 सालों में, यानी 2002 से 2012 के बीच में। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की फ्रेजिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी काफ़ी है और एक डिवाइन कह सकते हैं कि रूप जो है वो उसका यहाँ पर है। लगभग 900 के करीब ग्लेशियर्स जो है वो वहाँ पर हैं जो कि इतना एरिया यहाँ पर कवर करते हैं। अगर हम पास्ट फ्यू डिकेड्स के सब डाटा को यहाँ पर देखें तो ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं क्योंकि दुनिया गर्म हो रही है। अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की जहाँ से गंगा निकलती है, तो उसमें भी 9 से लेकर के 20 मीटर पर ईयर तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो रेट ऑफ वार्मिंग जो है वो तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल रहे हैं और नीचे पानी का जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसकी वजह से एवलांचेज आते हैं, ग्लेशियर का मास बैलेंस नहीं रह पाता और ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे अप्रैल 2021 में गिरथी गंगा के अंदर में एवलांचेस की वजह से सब सिचुएशन बिगड़ गई, ऐसे ही आपको मिलेगा कि दीनगढ़ वैली के अंदर में भी रिसेंटली एवलांचेस की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। ओके, तो ये एवलांचेस जो हैं वो सब यहाँ पर बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज निकल करके आता है। इसके अलावा वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से होते हैं वो है आपका मेराइन डैम्ड ग्लेशियर लेक, जिसको आप दूसरी भाषा में ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड्स के नाम से भी कह सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मोरेन्स जो होते हैं वो ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं। आप देख सकते हो कि एक ग्लेशियर जो है वो कुछ डिपॉजिट्स को लेकर के आता है जिनको मोरेन कहते हैं। ये ब्लैक रंग की जो आप यहाँ पर पट्टी देख रहे हो जिसको अब मैंने रेड
रेड रंग से यहाँ पर कर दिया, ये मोरेन्स के डिपॉजिट्स हैं और इसके पीछे कुछ मात्रा में पानी जो है वो यहाँ पर रुक गया। तो अब ये पानी रुक गया तो ये अपने आप में लेक बन गई, जिसको कहा जाता है मोरेन डैम्ड लेक, और पूरी भाषा में इसको मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ओके। और इसमें जो मोरेन्स हैं वो इस पानी को यहाँ पर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर से पानी के कारण यहाँ पर बनी हैं वो फट जाती हैं और उसकी वजह से फ्लड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ओके। तो अनयूजुअल वेदर इवेंट्स के कारण में सब रीजन के अंदर भी ये सिचुएशंस लगातार बढ़ रही हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। अलग अलग इवेंट्स और भी यहाँ पर जो हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन काफ़ी ज़रूरी है। उत्तराखंड हो या फिर पूरा इंडिया हो, तो डिज़ास्टर का रिस्क जो है वो यहाँ पर कम करने की काफ़ी ज़रूरत है। और उसके लिए आप देखोगे कि हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि हमने गुजरात के अर्थक्वेक के बाद बनाया या इंडियन ओशन सुनामी के बाद में बनाना शुरू किया। इसके अंदर में ये है कि भाई एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब तैयार करेंगे, सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हालांकि ये बॉडीज़ जो यहाँ पर बनाई जाएंगी, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के नाम से जानी जाएंगी, इनके अंदर में एक्चुअल पावर नहीं होंगी। जो रूल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सब जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले नहीं हैं। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जो कि काफ़ी बेहतर हो, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट की है 3 स्तर की एक स्ट्रेटजी, मतलब 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, जो कि डिजास्टर का रिस्क को कम कर सकती है। इसमें पहला आता है रिस्क कम्युनिकेशन। लोगों को पता होना चाहिए कि रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जाए, कैसे रिलोकेट हों, कैसे माइग्रेट करें, कैसे ना करें, ओके, या डिजास्टर को कैसे रोकें। ये सब चीज़ें जो हैं वो बताने का काम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिलर के अंदर में यहाँ पर होगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर में है रिस्क रिडक्शन टूल। आपको पता चल गया कि रिस्क कौन सा है, तो उसके बचने के लिए टूल्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये रोल तो प्ले कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जो लोकल या ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं नेचुरल डिजास्टर से बचने के, उनको फॉलो करना चाहिए। तीसरा होगा इम्पार्ट नेसेसरी स्किल्स। जो स्किल्स यहाँ पर ज़रूरी हैं, ओके, लाइक बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन हैं वो अब इस तरीके के बनाने पड़ेंगे कि उन पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेंगे, जिस की वजह से हम जो है वो क्लाइमेट से अडेप्ट यहाँ पर हो सकें। तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके का डिज़ाइन, लेआउट सब यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, कैसे घर बनाना है ताकि फ्लड में बह ना जाए, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं, ओके। तो इस तरीके से लोगों का माइंड, बिहेवियर, उसको चेंज करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो अगर अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है एक्सपेंशन बाय डिक्री। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 15 साल से जितने भी कह सकते हैं कि ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जो कि अनक्लासिफाइड हैं, उनको धीरे धीरे जो है वो आपका कह सकते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में कन्वर्ट यहाँ पर कर रही है। तो उससे क्या घाटे हैं, क्या नुकसान है, उन सब चीज़ों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर पता लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बताऊँगा कौन कौन से फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से ड्राइव चला रही है कि हमें जो कंट्री के कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं या फिर फॉरेस्ट हैं, उन पर धीरे धीरे कंट्रोल करना है। इस तरीके की एक बात जो है वो निकल करके आ रही है। 2007 से लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है लगभग 8 स्टेट के अंदर में, वो इन्होंने अपने कंट्रोल में इस तरीके से यहाँ पर ले लिया है। इसमें से मेन एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, जहाँ पर अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छे खासे फॉरेस्ट एरिया हैं। हर साल हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया लगातार बढ़ता हुआ ही नज़र आता है, और बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है या ओन किया जाता है, जैसे कि शेड्यूल 5 के एरिया हो सकते हैं या शेड्यूल 6 के एरिया हो सकते हैं, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्पेशल कंजर्वेशन का जो लॉज हैं वो तैयार किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। इसके अलावा अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज गेनिंग कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट बाय साइनिंग अ एमओयू विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। तो पंचायती राज हैं या फिर ग्राम सभाज हैं, उनसे एमओयू साइन कर दिए कंजर्वेशन के नाम पर, और उसका जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है वो अपने हाथ में यहाँ पर ले लेती है। ये सब पूरी प्रोसेस इसी तरीके से यहाँ पर होती है। आप देखो नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर की ग्राम सभा से इस तरीके के एमओयूज़ यहाँ पर साइन किए गए हैं, और जो अनक्लास या अनक्लासिफाइड
कह सकते हैं कि फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनको कम्युनिटी रिजर्व के रूप में जो है वो कन्वर्ट यहाँ पर कर देती है इस एमओयू के जरिए। ये कह करके कि हम इनका कंजर्व करेंगे, यानी कि कंजर्वेशन करेंगे, करते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी उपलब्ध कराएंगे कम्युनिटीज़ को। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है कि आखिर ये इशू चल क्या रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि 2021 की कह लो या उससे पिछली भी, तो इसके अंदर में फॉरेस्ट को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये पूरा पैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होते हैं आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एक होते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरे होते हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिनमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है और इसके अंदर में कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, अदरवाइज मतलब अगर करनी है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरे होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसके अंदर में थोड़ी सी रियायत यहाँ पर दी जाती है, लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है, लेकिन अगर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उससे परमिशन लेनी जरूरी है। ये जो दोनों की दोनों कैटेगरीज हैं, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट की और प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, इसके अंदर में आप देखो कि अलग अलग तरीके की नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं, कम्युनिटी रिजर्व हैं, ये यहाँ पर जो हैं वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं। दे आर नाउ बीइंग यूज टू गेन कंट्रोल ओवर दीज फॉरेस्ट। अगर हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, आर ऑल एरियाज़ जो कि फॉरेस्ट की तरह ही रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन ना तो रिजर्व फॉरेस्ट में है ना ही आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है। मतलब जितने फॉरेस्ट जो रिजर्व भी नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ पर कहते हैं। और ये जितने भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो ओन किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ओन हो रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा ओन हो रहे हैं, और कुछ जो है वो इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट फॉरेस्ट के रूप में यहाँ पर जो है वो ओन हो रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ द कैटेगरी, यानी कि अनक्लास्ड वाली जो कैटेगरी है उसको धीरे धीरे कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो एक बात आपको यहाँ पर समझनी है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस की बात करें तो 3 तरीके से बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस यहाँ पर होता है। 3 तरीके से कहने का मतलब है, एक तो फुल्ली स्टेट के द्वारा होगा, मतलब उसमें स्टेट का ही पूरा योगदान होता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया हो गए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ओके, ये सब। दूसरा होता है जो कि स्टेट और कम्युनिटी साथ में मिलकर के करती हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तीसरा होता है जो कि कम्युनिटीज़ खुद करती हैं, जैसे कि आपके यू कैन से सेक्रेड ग्रुप हो गए या कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज़ हो गए, CCA, ये चीज़ अलग होती है। ओके, तो कम्युनिटी रिजर्व इधर आ जाते हैं, ये यहाँ पर, और कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी कंजर्व एरिया हैं वो पूरे के पूरे कम्युनिटी ओन्ड यहाँ पर होते हैं। तो इन रिजर्व को कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन इनको जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में रखा जा रहा है। दिक्कत यहाँ है, समझ में आई। अगर हम बात करें कम्युनिटी रिजर्व की, देखो जी, फैक्चुअल पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो कम्युनिटी रिजर्व किस एक्ट के अंदर में गवर्न किए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में गवर्न किए जाते हैं। 2002 में इसके अंदर में अमेंड किया गया था, जिसकी वजह से कम्युनिटी रिजर्व का कंसेप्ट इसके अंदर में डाला गया, और इसमें कहा गया है कि हम इनको कंजर्व करेंगे, कंजर्विंग कम्युनिटी ओन्ड फ्लोरा एंड फोना यूजिंग ट्रेडिशनल वे एंड मीन्स। तो ट्रेडिशनल वेज का इस्तेमाल करके इसको यूज़ करने की बात यहाँ पर हो रही है। याद रखना कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ की ऑफिशियल कैटेगरी में 4 ही तरीके के प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया ने नापे हैं। एक है नेशनल पार्क, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है कम्युनिटी रिजर्व, और चौथे हैं कंजर्वेशन रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये अगर हम इनकी बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया हो गए, ये प्रोटेक्टेड एरिया ऐसे हैं जो कि बफर जोन का काम यहाँ पर करते हैं, टू और कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन द एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो बड़े बड़े नेशनल पार्क वगैरह हैं या सेंचुरीज वगैरह हैं, उनके बीच में कह सकते हैं कि एनिमल्स की मूवमेंट के लिए एक तरीके से बफर जोन का काम यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि कम्युनिटी रिजर्व्स यहाँ पर इस काम को यहाँ पर करते हैं। ये सब बातें जो हैं वो UN जो आपकी मिनिस्ट्री है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर उठाई गई है। अगर एक बार सेंटर ने किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, तो उसका जो सेक्शन 33 है वो कहता है कि उसके लिए फिर एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो यहाँ पर गठित किया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट से। तो एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, और वो एक गवर्निंग अथॉरिटी बन जाएगी उस टाइप के फॉरेस्ट के लिए। तो एक बार कम्युनिटी रिजर्व बन गया तो उसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, और उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है अगर आप किसी भी तरीके का काम फॉरेस्ट के अंदर में यहाँ पर करते हो। तो बात यहीं आ गई कि आपको
एक अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया के केस में भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये दिक्कत यहाँ पर हो गई। गवर्नमेंट देयरफॉर बिकम अ को मैनेजर ऑफ द फॉरेस्ट, तो गवर्नमेंट भी इसके साथ में को मैनेजर बन जाती है। कम्युनिटी का रोल थोड़ा सा रहता है, ओके, लेकिन आप देखो कि चीज़ों के लिए परमिशन लेनी यहाँ पर पड़ जाती है। ओके, तो ये काफ़ी दिक्कत यहाँ पर है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम कम्युनिटीज़ को फोर्स नहीं करते कि उसको कम्युनिटी रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करवाएं, कम्युनिटीज़ खुद ब खुद देती हैं। ये सब कुछ कहने की बातें हैं, क्योंकि ये सब बातें जो है वो नागालैंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन्होंने यहाँ पर कही है। इन्होंने कहा है कि कम्युनिटीज़ खुद जो हैं वो हमें कम्युनिटी रिजर्व बनाने की परमिशन यहाँ पर देती हैं, MOU वगैरह साइन करवा करके। बदले में हम उन्हें कहते हैं कि हम जो उनकी फ्लोरा है, फोना है, उसकी रक्षा करेंगे, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइवलीहुड की वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप यहाँ पर देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है कि आफ्टर अ फॉरेस्ट हैज़ बीन मेड इनटू कम्युनिटी रिजर्व पीपल आर नॉट अलाउड टू हंट देयर, यानी कि हंटिंग की परमिशन नहीं दी जाती। अगर वो पूरा का पूरा कम्युनिटीज़ के पास रहता तो हंटिंग की परमिशन होती। इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस को कह सकते हैं कि गैदर करने की परमिशन भी नहीं रहती, और यूज़ इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़ वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप समझिए कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगी। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। ये सब बातें जो हैं वो इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कही गई। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर दिस कन्वर्जन हैज़ हैपेंड रैपिडली, तो 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत तेज़ी से यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। ओके, 2015 से कंट्री के अंदर में इस तरीके की फॉरेस्ट कैटेगरीज जो कि अनक्लास्ड टाइप की थी उसको यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। दो द गवर्नमेंट्स प्रोमिस, गवर्नमेंट प्रोमिस करती है, जब MOU साइन करते हैं गवर्नमेंट ही प्रोमिस करती है कि हम जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे और जो लाइवलीहुड है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, विच हैव ऑल बीन फॉर 5 years सो फार द नोटिफिकेशन दैट ब्रिंग्स द फॉरेस्ट अंडर द WLPA स्टेज, मतलब ये सब काम भी जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इवन व्हेन द MOU's ड्यूरेशन इज़ ओवर, जब MOU की ड्यूरेशन ओवर हो जाती है, मान लो 5 साल के लिए MOU साइन किया, उसके बाद जो एरिया है वो कम्युनिटी रिजर्व से वापस फुल्ली और जो आपका कम्युनिटी के पास लैंड होनी चाहिए थी उसमें कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एक बार आपने उसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, चाहे ड्यूरेशन 5 साल की ही हो, वो फिर आपका कम्युनिटी रिजर्व ही रहेगा। ये बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल कर के आ रही है। लिखा हुआ देखो, द बिगेस्ट फिला इन नोटिफाइंग एन एरिया टू ए कम्युनिटी रिजर्व इज दैट द स्टेटस डज नॉट रिवर्ट टू द ओरिजिनल वंस द MOU हैज़ रन इट्स कोर्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डी नोटिफाई अ प्रोटेक्टेड एरिया। एक बार इसको प्रोटेक्टेड एरिया का टर्म यहाँ पर दे दिया तो फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती है, उसको डी नोटिफाई करना मुश्किल है। यानी कि एक बार आपने MOU साइन कर लिया तो कम्युनिटी समझ लो फंस गई। ओके, तो दिक्कत है। तो ये ट्रांजिशन चल रहा है एक तरीके से, और ये ट्रांजिशन MOU के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट या विलेज काउंसिल हो सकती हैं, ग्राम सभा होती हैं, ये आपका MOU यहाँ पर करती हैं। और MOU के बाद में मैंने बताया कि ये कहा जाता है कि इससे कंजर्वेशन बढ़ेगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। तो ये सब बातें 5-5, 6-6 बार आर्टिकल के अंदर में लिखी गई हैं। वंस कम्युनिटी रिजर्व इज़ नोटिफाइड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्टेप्स लेता है ताकि वहाँ पर हार्मफुल प्रैक्टिस ना हो। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पर बढ़ गया। आप समझिए इस चीज़ को कि पहले जो एरिया अनक्लास्ड था उसमें कम्युनिटीज़ जो चाहती थी वो करती थी। कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन भी करेंगी, और वहाँ से कह सकते हैं कि नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने हैं तो वो भी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने हैं तो वो भी जो है वो चलता था। लेकिन अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी अड़चनें सामने यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। वो जो प्रैक्टिसेस हैं हंटिंग की, फिशिंग की, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन की, उसमें जो है वो उनको प्रिवेंट करने का काम यहाँ पर करती हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कभी कभी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कहीं कहीं पर अपनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। जॉइंट फॉरेस्ट मतलब वही कि आपकी जो कम्युनिटी हैं और आप देखोगे कि साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिल करके यहाँ पर काम करते हैं। इसके अंदर में एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेज काउंसिल के मेंबर्स मिल करके एक बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं, और उसमें जो भी मनी यहाँ पर आता है, लाइक टूरिज़्म एक्टिविटीज़ वगैरह से आया हो या बर्ड वॉचर्स आए हो तो उन्होंने कुछ पैसा दिया हो, वो मनी जो है वो उसके अंदर में आता है। कुछ मनी जो है वो सेंटर भी यहाँ पर एलोकेट करता है। तो ये सब मनी जो है फिर वहाँ पर कंजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू भी इन एरिया को कंजर्व यहाँ पर किया जाता है और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं।
और ये मनी मैंने बताया कि इज़ हेल्प टू यूज़ द कंजर्वेशन इफर्ट, और उनको भी यहाँ पर हेल्प करने में मदद मिलती है जो कि जिन कम्युनिटीज़ को इस कम्युनिटी रिजर्व से नुकसान यहाँ पर पहुँचा हो। देखो नाम है कम्युनिटी रिजर्व, लेकिन पूरी तरीके से जो अथॉरिटी है एक तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुँच जा रही है, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर है। फॉर इंस्टेंस फैमिलीज जिन्होंने अपनी कल्टिवेबल लैंड खो दी है उनको सब पैसा यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर में यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी यहाँ पर होती है, जिसके अंदर में 4 मेंबर्स होते हैं, विलेज के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, और 1 मेंबर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नॉमिनेट किया जाता है, और ये सब मिल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आखिर मनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके जो बेनिफिट हैं वो आपकी कम्युनिटीज़ को पहुँचते हैं इनडायरेक्टली, जिससे उनका लाइवलीहुड अच्छा होता है और इनकम भी जनरेट यहाँ पर होती है। तो आप देख सकते हो ये बराबर में इमेज दिखाई गई है, और 2007 से सेंटर जो है इस तरीके से जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं उनको कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में नोटिफाई यहाँ पर कर रहा है। तो ये रिज़र्व कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, आखिर क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है, वो समझ में आ चुका होगा अब तक। ओके, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का प्रोविज़न भी है, तो वो क्या रोल निभाता है, किस तरीके से रोल करता है, पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब स्टेट हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। यहाँ पर आप देखोगे हरियाणा पंजाब में भी इस तरीके का केस चल रहा है, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक कर्नाटक और केरल में भी कह सकते हैं कि सेंटर जो है वो इस तरीके से नोटिफिकेशंस निकाल रही हैं। तो ये एक तरीके से एक अननेसेसरी स्टेप यहाँ पर कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी रिजर्व के रूप में जो आप ये क्रिएट कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पा रही है इससे। ओके, तो गवर्नमेंट इससे प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। आप देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अच्छा खासा उनका अपना कंजर्वेशन का मैकेनिज्म है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वेल्थ को वो अच्छे से कंजर्व यहाँ पर करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें, इंडियाज़ 13 स्टेट्स दैट हैव 33% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि आपको लगभग 33% का एरिया लेकर के आना है। हर स्टेट के अंदर का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया फॉरेस्ट एरिया हो। तो ऐसा जो एरिया है वो 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, वो लोग फॉरेस्ट को कंजर्व यहाँ पर कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रही हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से कर रही हूँ। तो अभी अगर मैं देखूँ तो ये लोग मतलब जो 33% एरिया मेंटेन हुआ है ये एक मेथड के थ्रू हुआ है जिसका नाम है कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज़। याद रखना, कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं, इनमें स्टेट्स का रोल बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें जितना एरिया है वो सारा का सारा कम्युनिटीज़ के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि गवर्न किया जाता है, वो इसको इन एरियाज़ को मेंटेन करने का यहाँ पर काम करती हैं। द विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ग्राम सभा एक सर्टेन एरिया को CAA यहाँ पर डिक्लेयर करती हैं, यानी कि कम्युनिटी कंजर्व एरिया डिक्लेयर करती है फिक्स ड्यूरेशन के लिए, और उसके स्टेटस को फिर यहाँ पर धीरे धीरे चेंज किया जाता रहता है, मतलब किस तरीके का कंजर्वेशन हो रहा है उस बेस पर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। अब इसका मतलब ये है कि देखो 33% एरिया अगर अच्छा हो रहा है बाय यूजिंग दिस एस्पेक्ट कॉल्ड कम्युनिटी कंजर्वेशन एरिया, तो आपको जितने भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं उनको कम्युनिटी कंजर्वेशन एरिया के अंदर में कन्वर्ट करना चाहिए था, ना कि कम्युनिटी रिजर्व्स के रूप में। बात समझ में आई? तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ वाइजर टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी कंजर्व एरिया। तो आप जितने भी एरियाज़ हैं उनको कम्युनिटी कंजर्व एरिया में कन्वर्ट कीजिए। बाकी कम्युनिटी अपने आप में मॉनेटरी बेनिफिट्स निकाल लेंगी वहाँ से, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेंगी वहाँ से। ओके, और लिखा हुआ है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल जो है उसको यहाँ पर कम करना पड़ेगा, जो MOU के द्वारा आप यहाँ पर उसको कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड एलोकेट फंड एंड लाइवलीहुड बेनिफिट टू CCAs, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CCA की, यानी कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया की। सरकार को इसके लिए फ़ंड वगैरह देने चाहिए, बेनिफिट्स उपलब्ध कराएं, और उसको जो है वो कम्युनिटी रिजर्व के रूप में कन्वर्ट ना करें विदाउट कन्वर्टिंग दैम टू कम्युनिटी रिजर्व। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि आप इसको कम्युनिटी रिजर्व में कन्वर्ट ना करें, इसको कम्युनिटी कंजर्वेशन एरिया के रूप में ही रहने दें। ओके, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से निकल करके आएंगे। ये पूरा पॉइंट आपको यहाँ पर समझना था कि भाई
क्या होते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज़, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा थोड़ा सा, और हमने जो है वो पूरा का पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया का कह सकते हैं कंसेप्ट था, जो कि कम्युनिटी रिजर्व के रूप में था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में था, उसको भी यहाँ पर जो है वो कवर किया। इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं, इस आर्टिकल को तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। इसमें हरियाणा ने क्या किया है, हरियाणा ने के अंदर में पंचायत इलेक्शंस होने हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम जो पंचायत की सीट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के लिए यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। 50% सीट जो हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, और जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है वो ऐड की गई है। खैर ये सब चलता रहता है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, अभी फ़िलहाल इसके बारे में जो है वो यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वही बताया, हर एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा दिया है कि वहाँ पर इतने लोग हैं, इतनी महिलाएं खड़ी हुई हैं वगैरह वगैरह। बात करते हैं मेन आर्टिकल की, लिखा हुआ है वाई GM मस्टर्ड। तो GM मस्टर्ड की बात यहाँ पर हुई है, और यूनियन गवर्नमेंट ने फील्ड ट्रायल की परमिशन दे दी है। याद रखना, फील्ड ट्रायल्स जो है उनकी परमिशन दे दी है, अभी कमर्शियल यूज़ की परमिशन देना बाकी है। तो उसी के ऊपर दिक्कत चल रही है कि भाई फील्ड ट्रायल दिए तो फिर धीरे धीरे आप कमर्शियल यूज़ की परमिशन भी दे दोगे, तो उसके ऊपर जो anti-GM लॉबी है वो यहाँ पर आई है कि भाई ये भोजन को विषैला बनाना बंद करो, प्रयोगशाला का खाना जो है वो लोगों को मत खिलाओ वगैरह वगैरह चीज़ें। अगर हम बात करें 25 अक्टूबर की, तो एक आदमी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, इनका नाम है दीपक पेंटल। ओके, तो ये जो हैं ये पर्सन है जिन्होंने इसको यहाँ पर तैयार किया, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इसको यहाँ पर तैयार किया। इस मस्टर्ड का नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसको इन्होंने तैयार यहाँ पर किया है दीपक पेंटल ने। इन्होंने जो है वो आपकी सब परमिशन लेने के लिए सब काम यहाँ पर करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तैयार किया है तो चाहेंगे कि एक जो परमिशन है इसको यहाँ पर मिल जाए यूज़ करने की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इनको लेटर लिखा और इनको परमिशन दे दी कि भाई जो आपका ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड है, यानी कि जो कि आपका GM मस्टर्ड है, और उसको यहाँ पर अप्रूवल जो है वो दे दिया फील्ड ट्रायल के लिए। तो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और अब इसको जो है वो ओपन फील्ड के अंदर में ग्रोन किया जा सकता है फॉर ट्रायल्स। याद रखना इस चीज़ को, ट्रायल्स के लिए या फिर डेमोस्ट्रेशन के लिए या फिर मतलब रिसर्च वगैरह के लिए ही। तो ये मतलब ओपन फील्ड में क्या निष्कर्ष निकलेंगे उस चीज़ के लिए। तो इसके बाद अगर ये सब चीज़ें सक्सेसफुल रहीं तो इसका कमर्शियल कल्टीवेशन यहाँ पर जो है वो करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट निकल करके आया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं सब यहाँ पर आ गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। ओके, अगर हम बात करें आगे, कंट्री का ये पहला GM फूड बन जाएगा, जो कि इस तरीके से उसको कमर्शियल कल्टीवेशन यहाँ पर दिया जाएगा। क्या नाम होगा इसका? GM मस्टर्ड और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। अब तक सिर्फ एकमात्र GM क्रॉप है जो कि कह सकते हो कि फूड क्रॉप नहीं है, नॉन फूड है। इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट GM फूड क्रॉप जो कि इंडिया में कमर्शलाइज की जाएगी वो होगी GM मस्टर्ड। लेकिन उससे पहले एक और GM क्रॉप यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है जो कि नॉन फूड है, तो उसका नाम है BT कॉटन, और उसका कमर्शियल कल्टीवेशन हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई फर्स्ट GM फूड क्रॉप कौन सी है और फर्स्ट GM नॉन फूड क्रॉप कौन सी है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर याद रखना। और इस सबको अप्रूवल देने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का होता है, जो कि इंडिया की एपेक्स रेगुलेटर है। जितने भी इस तरीके के ट्रांसजेनिक या हाइब्रिड प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उनके फील्ड ट्रायल की परमिशन देना और ये सब काम करने का काम इनका ही यहाँ पर होता है। 31 अक्टूबर को जब मस्टर्ड का लास्ट सीज़न यहाँ पर चल रहा था, MOEFCC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रिलीज़ की, और 2 साइंटिफिक बॉडीज़ हैं जिनका नाम ये और ये है। खैर इनको आप छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इन सब के साथ में ये सब काम यहाँ पर जो है वो हुआ, मतलब परमिशन वगैरह देने का काम था, उसको इग्नोर यहाँ पर मारने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको और क्या याद रखना है कि मतलब ये भी आप इग्नोर मारो, इसको मैं अलग तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, तो मस्टर्ड ग्रोइंग जो रीजंस हैं आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मस्टर्ड ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में अभी इसकी फील्ड ट्रायल की परमिशन यहाँ पर दी गई है। हालांकि अगर आप देखो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके अगेंस्ट भी हैं, जैसे कि एक कोएलिशन है, एक बॉडी है जिसका नाम है कोएलिशन फॉर अ GM फ्री इंडिया। ये चाहते हैं कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए।
तो ये इस डिसीज़न के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फटकार भी लगाई, अभी इस पर रोक यहाँ पर लगा दी। ओके, तो अगेंस्ट द अप्रूवल ऑफ जीएम मस्टर्ड, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर गए। तो अगर हम बात करें, इस चीज़ को मैं आगे समझाऊंगा, जो लिखा हुआ है ना पैसेज ट्रेसिंग और द रूट्स, इसको बाद में समझाएंगे, पहले थोड़ी सी देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। तो पिछले आप देखो 2002 से ये सब चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई और इसकी क्लियरेंस लेने की बात यहाँ पर चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं जीएम फूड क्रॉप की, जो कि पहली बार यहाँ पर डेवलप की जा रही है। देखो 2002 में जो आपका सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन था ऑफ क्रॉप प्लांट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसने जीएम मस्टर्ड को यहाँ पर डेवलप किया। ओके, तो 2002 में ये यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। 2008 से लेकर के 2015 तक इसके ऊपर बायो सेफ्टी स्टडी चली कि भाई इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, हनी बीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिनेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आसपास की बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। ओके, तो ये जो सब डेवलप किया गया, वो ये डेवलप किया गया दीपक मंडेल के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया। जीएम मस्टर्ड को इन्होंने जो है वो डेवलप किया और गए जीईएसी के पास कि भाई हमें जो इसके लिए एनवायरमेंटल रिलीज़ की परमिशन यहाँ पर जो है वो आप दे दीजिए। फिर आया सितंबर 2016, जीईएसी ने डिक्लेयर किया कि भाई जीएम मस्टर्ड सही है, इसको एनवायरमेंट की परमिशन देनी चाहिए, ह्यूमंस के लिए भी सेफ़ है, एनिमल्स के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। लेकिन जैसे ही फिर एंटी जीएम लॉबी या कोएलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया सुप्रीम कोर्ट में गए, तो अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि इसका कोई कमर्शियल रिलीज़ नहीं किया जाएगा। जीईएसी ने मई 2017 में फिर से इसको क्लियरेंस दे दिया कि भाई इसको जो है वो बिल्कुल एकदम सही कर दीजिए, मतलब सही है ये और इसको यूज़ किया जाना चाहिए। मई 2017 के बाद आया आपका जुलाई 2017 और जो एंटी जीएम एक्टिविस्ट हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए अगेन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार इसके ऊपर और थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करवा करके तब जो है वो यहाँ पर सामने आए। गवर्नमेंट ने आपकी जीईएसी को एप्लीकेशन लिखी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है री एग्जामिनेशन करो या चेकिंग वगैरह करो दोबारा से। ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहीं। नवंबर 2017 में फिर कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ, स्टेक होल्डर्स वगैरह की बात हुई फाइनल डिसीजन से पहले, मतलब कुछ खास चला नहीं। मार्च 2018 में जो जीईएसी है उसने फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन की परमिशन लेने की बात कही। ओके, जुलाई 2018 आ गया। जुलाई 2018 में आप देखो कि जीईएसी ने बहुत सारी स्टडीज़ से एग्जेम्पशन यहाँ पर दे दिया, मतलब जीएम क्रॉप्स का सोइल पर क्या असर पड़ेगा उसकी कोई स्टडी यहाँ पर नहीं हुई। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर हुई। अनअप्रूव्ड पेस्टिसाइड वगैरह का कंसर्न, उसको थोड़ा सा बाईपास यहाँ पर करने की कोशिश की गई, मतलब कुछ खामियां जो हैं वो नज़र आती हुई दिखाई दी। सितंबर 2018 में जीईएसी ने अप्रूव कर दिया कि भाई फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होंगे। ओके, तो ये बात निकल करके आई। सितंबर 2018 के बाद सीधे जो है वो आप यहाँ पर पहुँचे मई 2022 में। इन्होंने जो है वो फिर से एनवायरमेंटल रिलीज़ के लिए यहाँ पर बात की। अब इस बीच सब यह चलता रहता है, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर से यहाँ पर एनवायरमेंटल रिलीज़ की बात की 2022 में। अगस्त 2022 में ग्लोबल स्टडीज़ वगैरह की सब एनालिसिस करके पता लगा कि भाई कोई थ्रेट नहीं है जीएम मस्टर्ड का, सब अच्छा चल रहा है, आप इसकी परमिशन यहाँ पर दे दो। अगस्त 2022 के बाद सितंबर 2022 ने कहा कि भाई चलो आप कह रहे हो, यानी दीपक मंडेल जिन्होंने ये चीज़ डेवलप की है वो आप कह रहे हो, तो फिर हम इसको जो है वो क्लियर करने की बात करते हैं। और इसको यहाँ पर क्लियरेंस देने के लिए अक्टूबर 2022 में जीईएसी ने जीएम मस्टर्ड के एनवायरमेंटल रिलीज़ की परमिशन दे दी। नवंबर 2022 में जो एंटी जीएम एक्टिविस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, बोले इसका एनवायरमेंटल रिलीज हम होने नहीं देंगे। उसके ऊपर सब यहाँ पर बात चल रही है, लिखा हुआ है। तो एक तरीके से आप समझो कि डीएमएच जो 11 है काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है और मतलब संघर्ष ये चल रहा है कि भाई इसको लागू किया जाए या ना किया जाए। इसके लिए जो फंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने दिया है इस स्टडीज़ के लिए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये पॉइंट था ट्रेसिंग द रूट। तो इस ट्रेसिंग द रूट में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ साइंटिस्ट हैं या फिर गवर्नमेंट है वो सब इसको कह रहे हैं कि भाई ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। ये है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है वो एडिबल ऑयल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में एडिबल ऑयल की शॉर्टेज पहले से ही है, हम इतना सारा एडिबल ऑयल पहले से ही इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा जो एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर बाहर चला जाता है। तो ये बात हो रही है कि अगर हम जीएम मस्टर्ड को उगाते हैं
तो इससे हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पर पूरी हो सकती है, जो भी डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर होती है। इसके अलावा कुछ और ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जैसे सोयाबीन है या ग्राउंड नट है, इनकी भी जीएम क्रॉप्स यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं और एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है। इस समय मस्टर्ड जो है वो लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है और एवरेज यील्ड होती है 1 हेक्टेयर में 1 से लेकर के 1.25 टन के करीब यील्ड यहाँ पर निकल करके आती है 1 हेक्टेयर में। जो आपके दीपक बंसल हैं उनका क्लेम ये है कि जो जीएम मस्टर्ड यहाँ पर आप उगाओगे उससे आपकी यील्ड 1 हेक्टेयर में 3 से 3.5 टन तक यहाँ पर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि क्या बात यहाँ पर की जा रही है, मतलब यील्ड बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर पेस्ट का भी कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ये रेजिस्टेंस है पेस्ट में, और इसमें जो कॉमन वाइट रस्ट वगैरह लग जाते हैं मस्टर्ड में वो भी नहीं लगते, जिसकी वजह से यील्ड इंप्रूव होती है और फार्म की इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पर जो है वो कम हो जाती है। ये सब बातें जो है वो यहाँ पर इन्होंने कही। तो ये सब जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा सब यहाँ पर लाया गया है। इसमें हाइब्रिड और ट्रांसजेनिक मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन और ट्रांसजेनिक यानी कि जीन्स को चेंज करना, इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया होगा। ओके, इसको बनाने के लिए 2 तरीके की वैरायटीज़ को क्रॉस ब्रीड कराया गया है। एक है आपकी वरुणा जो कि इंडियन वैरायटी है और दूसरी आपकी यूरोपियन वैरायटी जिसका नाम है हीरा 2। उसको यहाँ पर सब इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड यहाँ पर जो है वो किया गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर आपको देखोगे कि लिखा हुआ है कि 2 जीन्स, ये वाले, एक आपका नाम है बर्नासे और एक है आपका बर्स्टर, वर चूजन फ्रॉम द सोइल बैक्टीरियम एंड इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो ये कुछ सोइल के जो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया थे उनके जीन्स का भी इस्तेमाल इसको बनाने में किया है ताकि पेस्ट जो हैं वो इसके अंदर में यहाँ पर ना लगें। खैर हमें इतना सब डिटेल में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना, ये सब मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है ताकि आपको पता लगे कि एक बड़ी स्टडी जो है वो इसके ऊपर की गई है। एडिशनली वी हैव यूज्ड अनदर जीन्स कॉल्ड बार फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। तो ये भी किसी काम की पॉइंट नहीं निकलता। इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। ये वाली जो पूरी स्लाइड है, ओके, मतलब बॉल बाय बॉल कमेंट्री वाली, ये यहाँ पर कवर हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर में एक स्टडी ये भी होती है मॉडिफाइड फूड्स के से रिलेटेड, और इसमें ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जीएम फूड का अप्रूवल दिया जाए या ना दिया जाए, मार्केट के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और लोगों को पता भी नहीं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को कंज्यूम यहाँ पर कर रहे हैं। 65 फूड प्रोडक्ट का सर्वे यहाँ पर किया गया, उसमें से पता लगा कि 65 में से 21 फूड प्रोडक्ट जो कि जीएम नहीं होने चाहिए थे वो जीएम पॉजिटिव निकले, मतलब उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया और सब जो क्लियरेंस वगैरह हैं वो सब बाईपास करके मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर डाले गए। तो जीएम पॉजिटिव टर्म जो है वो इस सेंस में निकल करके आती है कि ऐसे फूड जिनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है उनको जीएम पॉजिटिव कहते हैं। ऐसे फूड में मार्केट में अभी भी इन्फेंट फूड, एडिबल ऑयल और पैकेज्ड फूड स्नैक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो इंडियन मार्केट के अंदर में जीएम फूड आए कहाँ से, तो ये जो है वो कभी बाहर से इम्पोर्ट हुए, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट रेगुलेशंस हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है और ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। और कंज्यूमर्स जो हैं वो इनको कंज्यूम भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये सब चीज़ें भी हैं। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, क्योंकि ये सब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं, याद रखना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में है, इन्होंने कहा है कि जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी सेल, यूज़, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब बंद होगा। बाकायदा आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप बिना परमिशन के इस काम को नहीं कर सकते। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर में भी लिखा हुआ है कि जीएम फूड की सेल, यूज़, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट उसको प्रोहिबिट किया गया है जब तक FSSAI आपको अप्रूवल नहीं दे देती। आप इसका ना तो यूज़ करोगे, सेल करोगे, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अब कुछ क्रिटिकल्स और यहाँ पर निकल कर के आए। क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो हाइब्रिड सीड की वैरायटीज़ हैं, लाइक ये सब हो गई, बीटी कॉटन हो गई, बीटी ब्रिंजल लाने की बात हो रही है, जीएम मस्टर्ड यहाँ पर हो गई, तो ये सब जो हैं वो हनी बीज़ की पॉपुलेशन को अफेक्ट यहाँ पर करते हैं। बीज़ और हनी का जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है उसकी पॉपुलेशन को हर्ट करते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स हो गई तो जीएम मस्टर्ड, मतलब इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी अगर जीएम मस्टर्ड जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो, क्योंकि जो नेचुरल हनी का कलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़रूरी है
और जो बाहर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज़ मना कर देंगी कि आपका जो हनी है या फिर शहद है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर से यहाँ पर आया है बेसिकली। तो ये काफ़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा शहद को लेकर के। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है, देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है इनके द्वारा, कोएलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया, इन्होंने ये लिखा है कि फील्ड ट्रायल्स के दौरान जो मस्टर्ड ग्रोइंग स्टेट्स थे उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिए गए। मतलब स्टेट्स ने परमिशन भी नहीं दी और आपने वहाँ पर जो है वो जीएम मस्टर्ड उगा दी। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, पहले एनओसी आपको लेना चाहिए था जिस स्टेट में भी आप इसको उगा रहे हो, ये बात निकल करके आई। दिस इज इन इफेक्ट द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी अलोइंग डेबिलेट एनवायरमेंटल रिलीज अंडर द गाइज ऑफ डेमोस्ट्रेटिक स्टडी। और कुछ जगह पर जो GEAC है जो कि आपकी एपेक्स बॉडी है उसने भी कह सकते हैं कि बाईपास करने की कोशिश की है रूल्स को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी किया, एग्जेम्पशन देने की कोशिश की है। लिखा हुआ है ना कि GEAC एग्जाम्ड द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टडी रिलेटेड टू द सोइल माइक्रोबायोटा या माइक्रोफ्लोरा। तो ये कुछ चीज़ें लोग जो हैं वो निगाह में रखते हैं, अदरवाइज आम लोगों को तो पता भी ना लगे। इसके अलावा कोएलिशन जो है ये वाला, इसने ये भी कहा है कि जो क्रॉप डेवलपर्स हैं, अब देखो जो आपकी कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी GEAC की, ओके, उसके अपने मेंबर्स होंगे। तो ये कोएलिशन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद GM मॉडिफाइड क्रॉप्स के डेवलपर हैं, मतलब किसी बड़ी कंपनी में स्टेक होल्डर्स हों वगैरह वगैरह, पार्ट हैं कमेटीज़ का, तो वो उसको अप्रूवल करने के लिए प्रेशर डालते रहते हैं। ओके, तो ये भी बड़ी दिक्कत है, बताइए कौन नोटिस करने आ रहा है, लेकिन ये लोग इसको नोटिस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि GM मस्टर्ड से कह सकते हैं कि यील्ड बढ़ जाती है, ईडेबल ऑयल की यील्ड बढ़ जाएगी, ये सब गलत बातें हैं, कोई यील्ड नहीं बढ़ेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इन्होंने कही है, और ये कह रहे हैं कि इवन यील्ड जो है वो कम होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ये जो तथ्य है कि 28% यील्ड यहाँ पर बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल मिसलीडिंग वाली बात यहाँ पर है। तो ये बात कही इन्होंने। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर निकल करके आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये फाउंडर हैं अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर की। ये एक अलायंस है जो कि फार्म लाइवलीहुड को इम्प्रूव करता है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि कोर्ट बर्बली आस्क्ड द सेंटर थ्राइस टू नॉट गो फर्दर प्लांटिंग GM मस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मना किया है, मतलब कई बार इसकी फील्ड ट्रायल की परमिशन जो है वो देने से मना किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2016 में इस तरीके की चीज़ निकल करके आई। ओके, तो ये जो टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर आप देखो जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से कहा कि इसका री एग्जामिनेशन करो, ये पॉइंट निकल करके आया। तो अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बट कई बार जो है वो फील्ड ट्रायल या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो री एग्जामिनेशन की बात की है, क्योंकि जब तक फुल फ्लेज स्टडी नहीं हो जाती तब तक दिक्कत है। फिर मैंने ये भी बताया कि GM मस्टर्ड का इम्पैक्ट पड़ेगा हनी के प्रोडक्शन पर, ओके, या फिर पॉलिनेशन पर, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भी असर यहाँ पर पड़ेगा। तो किस तरीके से पड़ेगा ये मैंने आपको बताया। जो हनी को एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा है कि अगर DMH11 यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई तो उनके बिजनेस जो है वो ठप हो जाएंगे, क्योंकि जो नेक्टर यहाँ पर निकलेगा मस्टर्ड के फ्लावर्स थे उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ट्रेसेस देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, और वो ट्रेसेस यूरोपियन यूनियन और US जो है वो पकड़ लेंगे जब हम हनी को उनके दरवाजे पर ले जा करके रखेंगे। ओके, तो क्योंकि ये कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन है या US है, थोड़े से कह सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ये जो हैं वो GM फ्री और प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पर करते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। और प्रोडक्ट्स तो छोड़ो, इनको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है साथ में कि आपने जो चीज़ यहाँ पर लाए हैं, मतलब हनी वगैरह जो भी आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें GM फ्री सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर निकल करके आएगी। इसके अलावा ये शख्स हैं, इनका मैंने पूरा बड़ा फ़ोटो दिया है, इनका नाम है दीपक पेंडल, और ये जो हैं वो डेवलपर हैं इस GM मस्टर्ड के। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जो है वो एंटी GM लॉबी का साथ दिया है भाई, हर बार मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाउएवर अ केस विल बी मेड इन द नेक्स्ट हियरिंग वेयर द फैक्ट्स विल बी प्रेजेंटेड टू कन्विंस द कोर्ट कि जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जितने बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब यहाँ पर फॉलो किए गए हैं, और उसके बाद ही हम ये सब बातें कह रहे हैं। देखो कौन सही है कौन सही नहीं है हमें इस बात में जाना ही नहीं है, हमें यहाँ से समराइज़ करके कुछ फैक्ट लाने हैं जो कि बेनिफिशियल हों, मतलब
जो कि इसके फेवर में हो कि क्यों लानी चाहिए भाई, यील्ड बढ़ेगी वगैरह वगैरह, पेस्ट से बचेंगे, क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो क्रॉप की प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ेगी, लाइवलीहुड मिलेगा वगैरह वगैरह चीज़ें। दूसरी तरफ हमें कुछ चीज़ें अगेंस्ट में जाननी है तो वो भी हमने जान ली, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गई जैसे कि हनी बीज के बारे में, और 4 पॉइंट मैंने आपको ये भी बताए। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी सब चीज़ें हैं भाई, लॉन्ग टर्म स्टडी की ज़रूरत है, वो तो हम कर ही रहे हैं भाई। लॉन्ग टर्म स्टडी तो यहाँ पर ये फैल गई 2009 में। आप देखोगे कि GEAC ने अप्रूवल दिया था एनवायरमेंटल रिलीज़ का, बट सुप्रीम कोर्ट ने सब ये मना किया, फिर सेंटर ने इस पर मॉरेटोरियम लगा दिया कि फील्ड ट्रायल्स नहीं होंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी वगैरह बनाई 2012 में कि भाई 10 साल तक इसके ऊपर और स्टडी करो, उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। खैर, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए आप देखो 10 साल का मॉरेटोरियम भी लगाया गया था फील्ड ट्रायल्स के ऊपर, और अब 10 साल हो गए 2022 में, तो तुरंत जो है वो मॉरेटोरियम को खोल दिया गया और अब फिर कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई। ओके, तो ये समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो कि GM क्रॉप्स के ऊपर उसके हेल्थ इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे पास कोई कमी इसके लिए नहीं है। अलग अलग कंट्रीज इसके ऊपर स्टडी कर रही हैं। 2009 में जो जर्मनी के रिसर्चर्स थे उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था डिग्रेडेशन ऑफ CRY1AB प्रोटीन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, और इन्होंने ये सब स्टडीज़ वगैरह करके बताया कि भाई डायरेक्ट जो डाइटरी फीड सप्लीमेंट है उनमें क्या असर पड़ता है वगैरह वगैरह। कुछ ने BT ब्रिंजल के ऊपर स्टडी यहाँ पर की और इसको पब्लिश किया। ओके, कनाडा वगैरह ने भी आप देखो कि GM फूड वगैरह के ऊपर सब यहाँ पर स्टडी की हुई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब स्टडीज़ की वजह से हमें कुछ और निगेटिव पॉइंट्स भी देखने के लिए मिले हैं। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा ने कहा कि GM फूड को अगर यूज़ करते हैं तो मैटरनल और फैटल एक्सपोजर देखने के लिए मिलते हैं पेस्टिसाइड के। इन्होंने कहा कि इसके अंदर में एक BT टॉक्सिन जो है वो निकल करके यहाँ पर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ओके, इसके अलावा कंट्री में अगर हम बात करें ऑयल सीड के प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से हम इसको मेनली जो है वो लॉन्च करने वाले हैं अपना इंपोर्ट कम करने के लिए, तो ये कहा गया है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। ये दो जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है इस पर्टिकुलर पैसेज में, और दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये कुछ अलग ही चीज़ को गा रहे हैं एक तरीके से। इनका कहना ये है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हुआ ही नहीं है तो आपको GM क्रॉप को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया ने डबल किया है, इन इंडिया डबल्ड फ्रॉम अराउंड 11 मिलियन टन टू 22 मिलियन टन। इनका कहना यह है कि जब से हमने ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया है 1980s में, तब से हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा है, दुगना हो गया, और इसको जो है वो येलो रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया। चलिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, और इंडिया जो है वो उस समय नेट एक्सपोर्टर यहाँ पर था, यानी हमारे पास ऑयल सीड की बिल्कुल भी कोई कमी यहाँ पर निकल करके नहीं आई, और ये सब कुछ जो हुआ वो बिना GM क्रॉप के ही हुआ। तो आज हम GM क्रॉप को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? लेकिन कहा तो ये जाता है कि ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो अभी इंडिया के अंदर में कम है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के पीछे हमारी कुछ पॉलिसीज़ रही हैं। हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन किया, जिसकी वजह से ऑयल सीड इंडिया के अंदर में बाहर से सस्ता आना शुरू हो गया, और हमारे जो प्राइसेस वगैरह हैं वो सब डामाडोल हो गए, जिसकी वजह से हम जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर यहाँ पर बन गए। इसके अलावा एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि GM मस्टर्ड की टेस्टिंग से रिलेटेड थे, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया डज नॉट फेस मस्टर्ड ऑयल क्राइसिस, मतलब इंडिया के पास अपना खुद का मस्टर्ड ऑयल काफ़ी सारा यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें निकल करके आई। कुछ कह रहे हैं कि भाई ऑयल सीड का प्रोडक्शन गिर रहा है, कुछ कह रहे हैं ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, और हमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर में नहीं जाना, पिछले 20-30 मिनट से इसी चीज़ को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, और अगर इसको फाइनल अप्रूवल एक बार मिल गया तो समझ लो जो बाकी की GM फूड क्रॉप्स हैं लाइक ब्रिंजल वगैरह है या सोया है, उन सबको जो है वो आपका फिर उनके लिए भी रास्ता जो है वो साफ़ यहाँ पर हो जाएगा, और फिर काफ़ी दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी। लाइक मेज वगैरह है उनके लिए भी ठीक है, रास्ते जो हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और देखो BT ब्रिंजल के बारे में लिखा हुआ है, BT ब्रिंजल को भी 2023 में कुछ इस तरीके के अलाउ करने की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमें जो है वो इसके लिए लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी।
इसके बाद आगे चलते हैं और इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि हम 2030 तक नेट जीरो इमीटर यहाँ पर हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया की चौथी लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क के रूप में वर्क करती है और इन्होंने कहा है कि अगले 7 साल में हम नेट जीरो कार्बन इमीटर यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज़ करते हैं उतना जो है वो हम अब यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन या एब्जॉर्ब भी यहाँ पर जो है वो करना शुरू कर देंगे। एक तरीके से हम जो है वो कार्बन ऑफसेट को यहाँ पर हासिल कर लेंगे, जिसमें प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर हो जाता है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए हम जो है वो 2023 दिसंबर 2023 तक कंप्लीटली जो ट्रेन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेन्स हैं या स्टेशंस हैं उनको एंड पावरिंग द ट्रेन्स एंड स्टेशन प्राइमरली थ्रू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बाई 2030। ये क्या लिखा हुआ है भाई, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से क्यों, रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए ना। ओके, एक कंप्लीट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बाई दिसंबर 2023। चलो ये पॉइंट तो ठीक है। एंड पावरिंग द ट्रेन्स एंड स्टेशंस प्राइमरली थ्रू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बाई 2030। ये पॉइंट गलत है, इसको आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी करो। ओके, तो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है वो यहाँ पर इसको लेकर के आएंगे। नॉन रिन्यूएबल तो अभी चल रहा है ना, कोल, फॉसिल फ्यूल और सब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो ही रहा है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर में यहाँ पर करेंगे। ओके, तो इसकी मदद से काफ़ी हेल्प हमें यहाँ पर जो है वो मिलेगी और हम जो है वो अपनी कार्बन इमिशंस को कम कर सकते हैं 33% तक 2030 तक, जैसा कि हमने इंटरनेशनल मंच पर कुछ कहा भी है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है, नेट जीरो का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना है और क्लाइमेट ऑफसेट की तरफ फोकस करना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। इसमें आप देखो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कई सारे प्लान जो हैं वो सब डेवलप यहाँ पर किए हैं कि किस किस तरीके से इन चीज़ों को हासिल करेंगे। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाएगी जिसमें जो रेलवे है वो आपका एक तरफ जो फ्रीट मूवमेंट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाएगा। करंटली लगभग 35% फ्रीट मूवमेंट होती है, उसको 2030 तक बढ़ा करके 45% यहाँ पर करना है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है और एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पर बढ़ाएगा। तो इसके लिए काफ़ी सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिए जाएंगे, लाइक बैटरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा, सोलर पैनल्स डेवलप किए जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स के चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। ये सब काम यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। बराबर में कुछ डाटा दिया है, लिखा हुआ है गोइंग इलेक्ट्रिक। 2014 से रेलवे जो है वो अपने कोचेज़ हैं या ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स हैं उन सबका इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर कर रहा है, जिनमें आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जो है वो यहाँ पर मिलेगी। इन्होंने कहा है कि हम जो है वो सारे के सारे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे दिसंबर 2023 तक और इस तरीके से बात निकल करके आएगी। ये सब करते हुए जो रेलवे का एनुअल डीजल का कंजम्पशन है वो पहले 3000 मिलियन लीटर्स होता था, लेकिन धीरे धीरे उसको घटा करके 1000 मिलियन लीटर का करा गया। यानी कि डीजल जो है वो अब रेलवे में कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में हम जो है वो सोलर पावर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा क्लीन तो हम हो रहे हैं धीरे धीरे और डीजल को भी फेज़ आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कम से कम तेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर आपकी कम होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का है 2023 तक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बार बार बताया भी। इसके अलावा ये चार्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे किस तरीके से प्लान करता है अपनी सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने का, रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर लेकर के आनी है 2030 तक लगभग 30 गीगावाट के करीब रिन्यूएबल एनर्जी लेकर के आनी है। तो उसके लिए यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे और उसके अलावा देखो कि सोलार प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे और सोलर पैनल्स रेलवे ट्रैक के आसपास या जो रेलवे की ज़मीन है या अनयूज्ड लैंड्स हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे। सोलर पैनल्स कोच वगैरह पर भी लगाए जाएंगे, जो इनकी छत होती है ट्रेन्स वगैरह की उस पर भी, और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं रेलवे की स्टेशंस पर या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनमें भी जो है वो लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ से जो है वो लाई जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये सब मैं आपको पढ़ा दिया कि कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पर लगाने की बात हो रही है, अनयूज्ड लैंड पड़ी हो कहीं पर या स्टेशंस की बिल्डिंग्स वगैरह हो वहाँ पर हो। तो इस तरीके से जो है वो काम यहाँ पर होगा। आपको जस्ट याद रखना है रेलवे में किस तरीके से जो है वो नेट जीरो होने की बात कही है। ओके, और कब तक करना है 2030 तक।
तो ये पॉइंट याद रखना। और इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक करना है, 2023 तक। ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगला आर्टिकल जो है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर है, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया है कि क्या फ़ायदे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के। तो इसमें चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन आई 1960s में, ये रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से हम फूड सिक्योरिटी हासिल कर पाए और इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाया। हम जो एक फूड के एक्सपोर्टर यहाँ पर बन पाए। पहले हम इंपोर्टर थे लेकिन अब एक्सपोर्टर यहाँ पर बन पाए। हालांकि हमने अपना ग्राउंड वाटर को जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर को यूज़ यहाँ पर किया। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो कंट्री जो है वो लगभग 251 क्यूबिक किलोमीटर या फिर जितना भी ग्राउंड वाटर है उसका एक चौथाई जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेती है, और इसमें से 90% जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा कंट्री में राइस का, व्हीट का एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन मेज का एरिया बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, इसीलिए हमें जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस पर फोकस ना करें। तो एक तो दिक्कत आपकी ग्राउंड वाटर के साथ यहाँ पर हो गई। दूसरी दिक्कत आपकी यहाँ पर जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स वगैरह हैं, उनके साथ में यहाँ पर हो गई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ये वाटर सिक्योरिटी के लिए, ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक मेथड आया जिसका नाम है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें आगे तो न्यूट्रिशन की और फूड सिक्योरिटी की बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जो कि केमिकल लेस फार्मिंग हो, केमिकल फ्री नहीं, केमिकल लेस फार्मिंग हो, जो कि नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल करे, और लाइक क्रॉप रोटेशन है या डाइवर्सिफिकेशन इस वाले एस्पेक्ट में जुड़ जाता है। ओके, तो इन सब का इस्तेमाल करे। और ये कुछ ऐसी टर्म हैं जिनको फॉलो किया जाता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक मेथड है, बहुत सारे मेथड इसके अंदर में आते हैं। इससे हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। आप देखो कि अलग अलग जगह पर ट्रायल्स हुए हैं और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की मदद से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 14.5 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को सेव किया जा सकता है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि वाटर सेविंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर है। ये स्लाइड मैंने खुद तैयार की। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर होता क्या है, ये एक टर्म है जो कि कॉइन्ड की गई है बाय रॉबर्ट रोडेल के द्वारा, 1980s में निकल करके आई, और ये एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के सिद्धांतों पर ही है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहे, ऑर्गेनिक मैटर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उसकी फर्टिलिटी यहाँ पर बनी रहे। इसका प्राइमरी फोकस होता है सॉइल की हेल्थ पर, कि सॉइल की हेल्थ जो है वो बनी रहे। और ये कहा जाता है कि दुनिया बिल्कुल नहीं खा सकती अगर सॉइल बिल्कुल गलत है तो, मतलब पहले आपको सॉइल को अच्छा करना पड़ेगा। अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तभी आपको फूड जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें सॉइल की हेल्थ पर स्पेशल फोकस है। इसके अलावा हम फोकस करते हैं कि भाई सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है कि जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो भी इंक्रीज़ होगी, और क्लाइमेट जो इनस्टेबिलिटी है उससे भी हम लड़ पाएंगे, यानी क्लाइमेट स्टेबिलिटी हासिल कर पाएंगे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द फूड एंड लैंड यूज़ कोएलिशन के द्वारा, तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल ट्रांजिशन हो जाता है जो कि इस समय वर्तमान में हमारे लिए ज़रूरी है। इसका स्कोप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से भी बड़ा है। इसमें हम लाइव स्टॉक फार्मिंग पर तो फोकस करते ही करते हैं, इसमें हम मिक्सिंग ऑफ क्रॉप पर भी फोकस करते हैं, साथ में लाइव मतलब मिक्सिंग ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक दोनों को मिक्स करने की बात हो रही है, और सॉइल की क्वालिटी पर तो फोकस होता ही होता है। अब इसमें मैं ज़्यादा फोकस जो है वो सॉइल की क्वालिटी पर कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे बार बार, लेकिन आप समझो कि यहाँ पर जो वाटर की इशू है वो भी इसके अंदर में कम्प्लीटली जो है वो सेटिस्फाई है, यानी कि वाटर भी यहाँ पर हम बचाते हैं। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो मेथड को, स्पेशली फ़िलहाल यूएस में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और इसके कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें किस किस तरीके की चीज़ें अपनाई जाती हैं, तो इसमें हम टिलेज को ज़्यादा नहीं करते, सॉइल कवर को मेंटेन करते हैं, सॉइल कार्बन को बिल्ड करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेहतर रहता है, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन रखते हैं, और लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट करते हैं, जो मैंने बताया क्रॉप और एनिमल्स दोनों को एक साथ रखने की बात। पेस्टिसाइड को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और वाटर के परकोलेशन को भी एनकरेज करते हैं, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए आप इन सब प्रैक्टिसेस को यहाँ पर अपनाते हो। ये सारी प्रैक्टिसेस काफ़ी बेहतर प्रैक्टिसेस हैं।
एक पॉइंट जो आप याद रखेंगे जो कि प्रीलिम से पूछा जाएगा कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में कौन से कथन सही हैं, तो याद रखना कि इसके अंदर में हम जो हैं वो केमिकल जो होते हैं लाइक सिंथेटिक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र उनको रिड्यूस करते हैं, हम उनको एलिमिनेट नहीं करते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको एलिमिनेट नहीं करते। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि दिस इज केमिकल लेस फार्मिंग नॉट केमिकल फ्री फार्मिंग, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा देखो लिखा हुआ है कि देयर आर एम्पल एनेक्डोटल, एक मिनट, कई सारे एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि वो वाटर को सेव करते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना। बट कंसर्न साइंटिफिक रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प इन्फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स एंड फैसिलिटेट द फ्यूचर इनिशिएटिव, तो फ्यूचर में इसको थोड़ा लागू करने के लिए और एविडेंसेस की ज़रूरत यहाँ पर है। इन सब के अलावा आप देखोगे तो जो ICAR है और IARE है, RARI है, ये लोग और कुछ अदर इंस्टीट्यूट मिलकर के कई सारी स्टडीज़ और भी कर रहे हैं, और इन्होंने फोकस किया है कि अगर हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को फॉलो करें कुछ प्रैक्टिसेस के साथ, जैसे कि लाइक सिस्टेमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन के साथ में मिलकर के, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, तो यील्ड इंप्रूव हो सकती है। क्या होता है सिस्टेमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन? ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है कि इसमें जो सीड्स होते हैं राइस के, उनको थोड़ी थोड़ी दूर पर उगाया जाता है। ओके, और ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जाता है, तो इससे यील्ड इंप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और भी प्रैक्टिसेस आपको इसके साथ में फॉलो करनी है, लाइक माइक्रो इरिगेशन वगैरह है, जो कि वाटर कंजर्वेशन की अच्छी खासी तकनीकें यहाँ पर हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक कंट्री का एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट है, जो कि 2004 से यहाँ पर चल रहा है। ICAR के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है मेरठ में, उसके साथ में मिलकर के इसको जो है वो चलाया जा रहा है। और इवन दिस डज नॉट मेजर द वाटर एफिशिएंसी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि इसके अंदर अभी और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत यहाँ पर है, ये वाली। ओके, तो उसकी बात यहाँ पर की रही है कि भाई वाटर एफिशिएंसी के बारे में और ज़्यादा स्टडी यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो श्योर है कि हाँ भाई वाटर सेव होता है, लेकिन कितना होता है, क्या हर जगह होता है, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी और पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, और उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर बात की गई है हैला सेल्स के बारे में। हैला सेल्स की अगर हम बात करें तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। हैला सेल्स, ओके, तो इसके ऊपर ये भी एक तरीके की सेल्स हैं, और इन सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया था एक वुमेन के शरीर से। इन वुमेन का नाम था हेनरीटा लैक्स, और ये यंग ब्लैक वुमेन है। इनको सर्वाइकल ट्यूमर था, तो वो ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको निकाला गया और उनको हैला सेल का नाम यहाँ पर दिया गया। तो ये सेल जो हैं वो आपकी इस तरीके की सेल हैं। एक बात का ध्यान रखना कि ये हर इंसान के शरीर में नहीं पाई जाती, और जैसे आपकी स्टेम सेल्स होती हैं ना, तो हर किसी के शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा केस जो है वो हैला सेल्स के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये जो हैं वो इस पर्टिकुलर वुमेन के शरीर से ही निकाली गई हैं, और स्पेशल सेल्स हैं क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल की जा रही हैं, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर में काफ़ी रिसर्च को करने में इन सेल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो साइंटिस्ट जो हैं वो ह्यूमन सेल्स को कल्चर वगैरह करने के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं, और जैसे कि बाकी की सेल्स होती हैं वो डाई हो जाती हैं, हैला सेल्स के साथ ऐसा नहीं है, इनमें रिप्रोडक्शन की स्पेशल पावर होती है। तो ये सेल सिर्फ इन्हीं वुमेन के शरीर से निकली हैं, इसीलिए हमने इनका स्पेशल नाम भी दिया है, इन्हीं के नाम पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है। तो रिसर्च में यूज़ यहाँ पर की जा रही हैं, और इनके अंदर में रिप्रोडक्शन की स्पेशल पावर होती है। 24 घंटे में ये जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं, और कभी स्टॉप नहीं होते। ओके, तो ये एक तरीके से इमॉर्टल सेल्स हैं जो कि लेबोरेटरी में ग्रोन की जाती हैं। दे हैव बीन यूज्ड इन रिसर्च ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम, काफ़ी अच्छी रिसर्च इनके ऊपर यहाँ पर चल रही है, और कई सारी डिजीज़ को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है या हर्पेज है, ल्यूकेमिया हो सकती है, पार्किंसंस हो सकती है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के लिए ये सेल्स जो हैं वो ज़रूरी यहाँ पर हो जाती हैं। तो एक तरीके से जो भी बेसिकली सेल्स से रिलेटेड देखो वैक्सीन्स वगैरह बन रही हैं, उनसे $multi billion इंडस्ट्री यहाँ पर निकल करके आ रही है, लेकिन अभी भी इससे रिलेटेड कुछ इथिकल कंसर्न्स यहाँ पर बाकी हैं। इथिकल कंसर्न्स किस तरीके से रिलेटेड? कुछ इथिकल कंसर्न है पेटेंट से रिलेटेड, और कुछ इथिकल कंसर्न्स हैं कि भाई आपने जो ये हैला सेल्स यहाँ पर निकाली हैं इन वुमेन के शरीर से, इनको बिना बताए इस काम को यहाँ पर किया गया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप देखो कि लैक्स डिड नॉट नो दैट हर सेल्स वर बीइंग टेकन फॉर कल्चर,
तो उनको खुद भी नहीं पता था कि उनकी सेल्स इस तरीके से यूज़ की जा रही है, ना ही उनकी फैमिली को पता है। तो अब उनकी फैमिली को यहाँ पर पता चला है, तो फिर कह सकते हैं कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन सेल्स के ऊपर अब पेटेंट्स जो है वो उनको यहाँ पर दिए जाएँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ या कंपनीज़ हैं वो इससे काफ़ी मिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ पर कमा रही हैं। तो इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था और ये हमारी कल्चर है बेसिकली, ट्रेडिशन या जो भी कुछ कहो, बट उनको जो है वो उनके राइट्स यहाँ पर मिलने चाहिए, इस बारे में बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा WHO भी निगाह में आया जब हम वैक्सीन्स वगैरह की बात कर रहे हैं। तो WHO ने कहा कि हेला सेल्स से जितनी भी वैक्सीन्स यहाँ पर बनी है, ये देखो ये ब्लैक वुमेन है, ओके। तो आप देखो कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक तरीके से देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को मिलना चाहिए, ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाईली इनइक्वालिटी नज़र आ रही है। जो भी हेला सेल्स से ट्रीटमेंट बने हैं या वैक्सीन्स बनी है, उनकी एक्सेस सिर्फ कुछ रिच या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों को ही है, बाकियों को इसकी एक्सेस अभी भी नहीं है। तो आप देखो कि एक वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो कि स्पेशली यूज़ होना चाहिए था, वैसे तो देखो यार किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं, कह सकते हैं कि कॉमन उसके लिए यूज़ होना चाहिए, जो भी बीमार है उसके लिए हो, बट फिर भी आप देखो इनइक्वालिटी यहाँ पर नज़र आ ही रही है। WHO ने यह भी कहा है, जैसे कि WHO के चीफ हैं टेड्रोस अधानोम, ओके, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाईलाइटेड द इनहेरेंट रेशियल एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द मेडिकल केयर। तो मेडिकल जैसे कोविड-19 वैक्सीन में भी अफ्रीका है तो वहाँ पर वैक्सीन्स नहीं पहुँची थी, जबकि US और यूरोपियन यूनियन के पास उनके स्टॉक्स भरे पड़े थे। तो ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी नज़र आती हैं, ओके। तो ये ब्लैक अमेरिकन वुमेन की वजह से मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो रही है, और हम जो है वो ब्लैक लोगों को ही, यानी कि स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में वैक्सीन्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, मतलब इग्नोरेंस नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो लैक्स की फैमिली है, मतलब ये जो वुमेन है इनकी फैमिली है, इनको WHO ने गुडविल एम्बेसडर फॉर सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन भी डिक्लेयर किया है, और इससे जो है वो एक तरीके से ये होगा कि भाई फैमिली जो है वो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने में जो है वो मदद करे, तो गुडविल एम्बेसडर उनको यहाँ पर बनाया गया है। आगे बात करें तो अगला आर्टिकल आपको दिखाता है बर्थ कंट्रोल, और इसमें बात यहाँ पर हो रही है जो आपकी कह सकते हैं कि रूमिनेंट होते हैं, ओके, गाय हो गई, भैंस हो गई, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर में स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ही जब ये खाते हैं, फीड करते हैं, तो भारी मात्रा में मीथेन जो है वो रिलीज़ यहाँ पर होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसी वजह से हम जो है वो ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा भी हो, मीथेन का इमिशन वहाँ से ना हो। तो ऐसे फूड तैयार कर रहे हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स तैयार कर रहे हैं जिनको रूमिनेंट्स खाएंगे और मीथेन का इमिशन भी नहीं होगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन फेलोज़ है, वो पिछले 15 साल से इस तरीके का फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा फीड या सप्लीमेंट यहाँ पर तैयार की जाए जो कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोक सके। कैटल है, गोट है, शीप है, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जब खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो मीथेन का इमिशन यहाँ पर होता है, ओके। तो जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बंद करने की बात कर रहे हैं, कोल को बंद करने की बात कर रहे हैं, सिमिलर तरीके से जो मीथेन यहाँ से निकलती है उसको भी बंद करने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में निभल करके आ रहा है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में। अगर हम बात करें वार्मिंग इफेक्ट की, तो CO2 तो आप जानते हो कि वातावरण में जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन मीथेन जो है वो 30 टाइम्स ग्रेटर है CO2 की तुलना में, यानी ये और ज़्यादा हीट को यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली ट्रैप करती है, और शॉर्ट लिव्ड होती है, और कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 12 साल तक यहाँ पर जो है वो रुकती है। इसके अलावा मीथेन को रिड्यूस करना भी काफ़ी ज़रूरी है, और इसके लिए जो है वो काफ़ी सारे प्रयत्न यहाँ पर किए भी जा रहे हैं। 2021 में आप देखो ग्लासगो समिट के अंदर में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने ग्लोबल मीथेन प्लीज़ यहाँ पर साइन की, और उसके अंदर इन्होंने कहा कि हम 2020 के लेवल से 2030 तक 30% ग्लोबल मीथेन के एमिशन को रिड्यूस यहाँ पर कर देंगे। ये बात इन्होंने जो है वो ग्लासगो समिट के अंदर में कही। खैर ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन इतने सब लेवल्स कम करने के लिए आपको अपर का जो एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। US के अंदर जो इंस्टीट्यूट है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण 640 मिलियन टन के करीब मीथेन 2021 में रिलीज़ यहाँ पर हुई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण में। इसके अलावा जो एनिमल के लिए फीड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी हमें मीथेन इमिशन को कम करने की ज़रूरत है, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। तो अब कुछ रिसर्चर्स हैं न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, US के, उन्होंने कहा है कि हमने एक टेक्निक जो है वो एस्टेब्लिश यहाँ पर की, एक टेक्निक बनाई है जिसकी वजह से जो मीथेन के इमिशन है उनको रोका जा सकता है। सॉरी, देखो ये जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इस सिस्टम को एंटेरिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। मतलब ये प्रोसेस होती है एनिमल्स के अंदर में,
उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस प्रोसेस को कहा जाता है एंट्रिक फर्मेंटेशन। तो इस एंट्रिक फर्मेंटेशन से इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ये सब काम जो है वो साइंटिस्ट ने यहाँ पर किया है और एक टेक्निक यहाँ पर डेवलप की है। 2050 तक लगभग 50 मिलियन टन के करीब इमिशन जो है वो रिड्यूस करने की क्षमता यहाँ पर है। तो इसके लिए एनिमल्स की जो डाइट है उसको थोड़ा सा चेक यहाँ पर करना पड़ेगा, जो फीड सप्लीमेंट्स हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। अब ये वाला पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखो लिखा हुआ है अनलाइक अदर एनिमल्स, और एनिमल्स के विपरीत अगर हम बात करें, जो रूमिनेंट्स होते हैं यही भेड़ बकरी और ये भैंस वगैरह गाय, ओके, तो इनके अंदर में स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें आपका स्टोमक तो होता ही होता है, इसके अलावा स्टोमक के 4 कंपार्टमेंट्स यहाँ पर बटे हुए होते हैं। प्लांट मटेरियल जो ये खाते हैं वो रूमन के शरीर में जाएगा। इज टेकन टू रूमन द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट इन द स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर में जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है वो है आपका रूमन, ओके, तो उसके शरीर में यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, और चौथा होता है आपका आर्किया, ओके। तो ये 4 तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये खाने को पचाने के लिए खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, इनडाइजेस्टेबल सेल्यूलोज वगैरह को सब जो है वो प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, और एनिमल को जो है वो यहाँ पर एनर्जी इससे हासिल होती है, ओके। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच साइंटिस्ट कॉल एंट्रिक फर्मेंटेशन, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इस प्रोसेस को एंट्रिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये सब ह्यूमन के पेट में यहाँ पर होगी। इसमें जो एक पर्टिकुलर माइक्रोब है जिसको मैंने रेड रंग से हाईलाइट किया, जिसका नाम है आर्किया, ओके, ये वाला, ये जो है वो CO2 को हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करके, ओके, मीथेन को क्रिएट करता है। यानी इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक चीज़ जो कि मीथेन को क्रिएट कर रही है वो है आपकी आर्किया। अगर हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर दें तो समझ लीजिएगा कि मीथेन जो है वो यहाँ पर बनेगी नहीं। इसका मतलब है कि अगर आर्कियल पॉपुलेशन को अगर हम ख़त्म कर दें तो मीथेन का रिलीज़ जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यानी इसकी भूमिका जो है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात है। इसका मतलब है कि आर्कियल की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करने की ज़रूरत है, और इसी तरीके का काम जो है वो यहाँ पर साइंटिस्ट कर रहे हैं, ओके। और इसी के साथ जो अदर बैक्टीरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाना है, और ताकि डाइजेशन भी सही से यहाँ पर हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। इसमें इस तरीके का सप्लीमेंट और डेवलप यहाँ पर किया गया है, जिसमें इंडियन चेरी, इंडियन एल्म लीव्स, गार्लिक ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ये सब चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर के जो फीड सप्लीमेंट तैयार किया गया है, उस फीड सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के लिए आर्किया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आर्किया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर मीथेन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ओके। तो एक तरीके से यहाँ पर हम जो है वो आर्किया की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके रोल को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं कि भाई एंट्रिक फर्मेंटेशन क्या होता है, मीथेन का सोर्स है एक तरीके से, और किस वजह से होता है, उस सोर्स को कट कर दिया जाए तो मीथेन का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। इस सब के अलावा कुछ साइंटिस्ट यूरोपियन यूनियन वगैरह के, उन्होंने सी वीड पर फोकस करना शुरू किया, ओके। सीवीड मतलब एक तरीके से समुद्री घास को कह सकते हो, और इससे भी जो है वो मीथेन के प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा फीड सप्लीमेंट जिसका नाम है वोवेर, इसको यहाँ पर डेवलप भी किया, और डेवलप करने के बाद ये कहा कि इससे मीथेन के जो इमिशन हैं वो यहाँ पर 30 से 80% तक कम हो सकते हैं, ओके। तो ये सब काम इन्होंने यहाँ पर किया, और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि एक तरीके की सीवीड है जिसका नाम ये सब दिया गया है, इसको अगर ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में उगती है, इसको अगर खिलाया जाए तो कह सकते हैं कि मीथेन के जो इमिशंस हैं वो 95% तक कम किए जा सकते हैं, ओके। तो ऐसी सब बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। इसका मतलब याद रखना कि सीवीड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती है। सीवीड सप्लीमेंट अगर फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाएँ तो ये कमर्शियली अवेलेबल हो सकते हैं इन फ्यू ईयर्स, बट अभी भी कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर सामने हैं। चुनौतियों की बात करें तो देखो यहाँ पर एक और स्टडी हुई है, उस स्टडी ने भी बताया कि अगर हम मीथेन के इमिशन हैं वो 80% तक यहाँ पर कम देखने के लिए मिलते हैं, ओके। ये सब चीज़ें मिलेंगी, और इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, क्वालिटी भी अच्छी होती है मीट वगैरह की। तो ये बात भी बताया गया है कि एक सी वीड की डाइट अगर हम खिलाएं रेगुलर तरीके से तो एक डिफरेंस जो है वो हम देख सकते हैं, मीथेन के इमिशंस नहीं होंगे। लेकिन कुछ इश्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट हैं यहाँ पर, और इशू नंबर 1 ये है कि अगर हम सी वीड को यहाँ पर खिलाते हैं तो इससे 2 केमिकल्स, सी वीड अपियर्स टू इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू 2 केमिकल्स। तो ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर कम हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए इनको 2 केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक होता है आपका ब्रोमोफोम और एक होता है आपका ब्रोमोक्लोरोमीथेन।
ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिल्क के अंदर में इन केमिकल्स के ट्रेसेस मिले हैं, जब ह्यूमन इनको कंज्यूम करेगा तो उसमें कैंसर के केसेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो याद रखना कि ये अभी थोड़ा सा सीवीड सप्लीमेंट के रूप में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि रूमिनेंट डेली बाय डेली सीवीड को डिसलाइक करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ये खाने में पसंद नहीं आता। अब पसंद नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि डाइट बेहतर नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ और कंसर्न भी यहाँ पर हैं रूमेन माइक्रोब्स वगैरह के लिए, ओके। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे दिक्कतें ये भी हैं कि जो माइक्रोब्स हैं आपके मतलब ह्यूमन के शरीर के अंदर में, उनको जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये है कि उन पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा बाद में अगर हम उनको ख़त्म भी करना चाहें। ये ऐसे माइक्रोब्स बन जाएंगे जिन पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं होगा, और अगर फिर ह्यूमन को कोई भी बीमारी लगती है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से यही चीज़ निकल करके आती है कि सप्लीमेंट से ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और फिर जो है कह सकते हो कि इनको प्रिवेंट करना, रेजिस्टेंस करना मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करने की भी ज़रूरत यहाँ पर है, उसके लिए भी सब स्टडीज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। इसके बाद अगले आर्टिकल पर चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैली विदाउट फ्लोवर्स। उत्तराखंड के अंदर में वैली ऑफ फ्लोवर्स नेशनल पार्क मौजूद है। वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क के अंदर में काफ़ी अच्छे फूल हैं, यानी कि फ्लोरल डाइवर्सिटी अच्छी है, डेंसिटी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ सरकार की बहुत गलत नज़र आ रही हैं, तो आसपास के विलेजेस में फ्लोरल पॉपुलेशन जो है या डाइवर्सिटी है वो कम नज़र आ रही है। वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क लगभग 3600 मीटर की हाइट पर है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी निकल करके आता है। और 2 कोर जोन्स हैं, एक बेसिकली इज़ वन ऑफ द 2 कोर जोन्स द ओके। जैसे आपका ये समझो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके अंदर में जोनेशन होता है। तो जो आपके कोर जोन्स होते हैं वो 2 कोर जोन्स हैं इसके, ओके। एक तो कोर जोन्स है वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क, और दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो दोनों के दोनों नेशनल पार्क जो हैं एकदम कोर जोन में हैं। तो आप समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस कितना यहाँ पर है। द फ्लोवरिंग वैली इज अबाउट 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 किलोमीटर वाइड विद पशुपति रिवर पार्टिंग इट, ओके। पशुपति रिवर इसके बीच में से गुजरती है, इसको 2 भागों में यहाँ पर बांटती है। 2005 में यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी डाला था। सब फैक्ट है, रट सकते हो, रटना पड़ेगा। वैली के अंदर बात करें लगभग 600 के करीब प्लांट की स्पीसीज मौजूद हैं, ओके। और फ्लोवर्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी यहाँ पर जो है वो चलाई हुई है नेशनल पार्क के ऊपर इसके। और ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम विकास चौधरी, इन्होंने जो है वो इस वैली ऑफ फ्लोवर को विज़िट किया, और यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिला कि एक वीड है जिसका नाम है हिमालयन नोट वीड, ओके। ये वीड जो है वो वाइट फ्लोवर्स के साथ यहाँ पर उगती है, उसकी भारी अधिकता यहाँ पर देखने के लिए मिली। और पार्क में ये बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रही है। और इसको नेशनल पार्क के रूप में जब डिक्लेयर किया गया था 1982 में, तो इसकी ग्रेजिंग वगैरह सब बैन कर दी गई थी इसके अंदर में। तब से ये जो वीड है ये यहाँ पर भारी मात्रा में जो है वो उग रही है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पर निकल करके आती है। एरिया के अंदर में 2013 की फ्लड्स के इम्पैक्ट भी नज़र आते हैं, और एंट्री पॉइंट वगैरह पर या आप देखो कि उसके अंदर का जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंज भी यहाँ पर हुआ है। तो मतलब ऐसा कुछ पूरा जानने की ज़रूरत नहीं, बट समझो कि हाँ भाई वैली ऑफ फ्लोवर खतरे में चल रही है, और उसके पीछे का कारण ये वाली वीड कुछ निकल करके आ रही है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर बस याद रखना। और फ्लोवर्स जो हैं वो अब कुछ पैचेस में ही यहाँ पर रह गए हैं, ओके। तो ये इस तरीके से ये आपकी जो मैगज़ीन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। सारे आर्टिकल कवर कराए गए हैं, मैगज़ीन की लेंथ काफ़ी बढ़ गई, बट ठीक है, जो भी है वो आपके सामने है। कुछ फालतू ऐड नहीं किया गया, कुछ फालतू पढ़ाया नहीं गया, जो काम का था वो ज़रूर से पढ़ाया गया। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।